हैरी के लिए माफी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गलती नहीं, गुनाह किया है, प्रसाद में जहर तो नहीं मिलाया। फिर उसने सिर झटक दिया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं बाकी किसी को गुरुजी की कुछ भी बातें समझ नहीं आया, पर सबको पता था कि गुरुजी अतीत भविष्य सब बता आते हैं। पार्वती जी पूछना चाहते थे कि उनके कहने का मतलब क्या है, पर उससे पहले ही गुरुजी ने आंखें बंद कर दिया और बोले, पूजा आरंभ करो। उन्हें देखकर फिर विश्वनाथ जी और पार्वती जी ने कुछ नहीं पूछा। पार्वती जी ने सोचा बाद में गुरु जी के जाने से पहले पूछ लेगी। अब आगे पंडित जी ने पूजा आरंभ किया। नियति बस वहां खड़ी थी। जिस वजह से वो यहां आया थी ताकि पंडित जी कुछ कहे तो विपुल जी और सीखा जी उसे यहां से बाहर जाने को बोल दे, पर ऐसा इस वक्त कुछ भी नहीं हुआ और ना ही किसी ने कुछ कहा। नियति ने गुरु जी को देखा। वो इन सबको अंधविश्वास मानती थी। वो भगवान पर विश्वास तो करती थी पर ज्यादा नहीं, पर जब से उसका रिबीर्थ हुआ था वो सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल भी कोई है। नियति वहां से चली गई तो जय वहां आकाश और आदित्य के पास बैठ गया। वहीं पंडित जी ने समाया की जाती हुई पीठ को घूमकर देखा। उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। नियति को किसी का कॉल आया तो वो वहां से बाहर की तरफ चली गई। कुछ देर में पूजा खत्म हो गया था। सब पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे थे। गुरुजी कुछ गणना कर रहे थे। गुरुजी 5 सालों बाद पंडित जी के साथ आए थे। बाकी सब खड़े होकर देख रहे थे। गणना करके गुरुजी बाहर आए। तभी पार्वती जी ने गुरुजी को देखा और उनकी आशीर्वाद लिया। बुआ जी और उनकी फैमिली ने भी आशीर्वाद लिया। फिर बाकी सब आगे आने लगे तो गुरुजी ने उन्हें रोक लिया और बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर सब थोड़ा एम्बेरस हो गए। फिर पार्वती जी को देखकर उनके हाथ में कुंडली दे दिया और बोले, ये लीजिए, ये नियति की नई कुंडली। पार्वती जी ने गुरुजी से कुंडली ले लिया और बोली, गुरुजी मेरी बच्ची को अब कोई खतरा तो नहीं है। उनकी बात सुनकर गुरुजी हंसते हुए बोले, खतरा? अब उसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो खुद पापियों के लिए एक खतरा है। जो होना था हो चुका है, उसे कोई नहीं बदल सकता। और नियति की जिंदगी में बहुत जल्दी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, जिसे उसे अकेले ही संभालना होगा। जो भी होगा वो सबकी भलाई के लिए होगा। दादी माँ ने सिर हिला दिया। नियति की कुंडली गलती से कुछ साल पहले जल गई थी, इसलिए दादी माँ कब से गुरुजी से नियति की नई कुंडली बनाने के लिए कह रही थी। पर गुरुजी 5 सालों से शेखावत मेंशन नहीं आ रहे थे, इसलिए नियति की नई कुंडली बहुत अब बनाया गया था। अभी आपने नियति से जो कहा, क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं? मेरी बच्ची की नियति किसके साथ है? दादी माँ ने फिर से पूछा। तो पंडित जी बोले, ये सब किस्मत का खेल है। उस बच्ची को बहुत दुख दर्द मिले हैं और ये सब इस घर के लोगों की वजह से ही है। उसे वहां भी खुशियां नहीं मिली, यहाँ भी उसे दर्द भरी यादों से जूझना पड़ा। इस बारे में और ज्यादा कुछ जानने जैसा नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये अब वो पुरानी नियति नहीं है। नियति तुम्हारे घर के लोगों की स्वार्थी आचरण की वजह से ही मर चुकी है। उनकी बात सुनकर सभी घर वालों का सिर नीचे हो गया था। इसका मतलब क्या यही नहीं है कि उन लोगों की वजह से ही आज नियति ऐसी बन गई? विपुल जी को डायरी में लिखा याद आ गया। वो सालों पहले की लास्ट लाइन, आज से नियति मर चुकी है। विपुल जी ने गुस्से और दर्द से अपनी मुठ्ठियां कस लिया। दादी माँ भी गुरुजी की बातों को समझ रही थी। दादी माँ ने फिर गुरुजी से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें पता था गुरुजी अगर ना चाहे तो कोई उन्हें बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। गुरुजी जाने वाले थे तभी सीखा जी हिम्मत करके बोली, गुरुजी हमें पता है हम सबने अपनी बच्ची के साथ गलत किया है। हम उससे माफी मांगने के लिए तैयार हैं, पर अब नियति हमें माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तभी विपुल जी भी फीकी स्माइल करते हुए बोले, अगर वो हमें माफ ना भी करे तो कोई बात नहीं, बस उसकी नफरत थोड़ी कम हो जाए। उनकी बात सुनकर पंडित जी चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। वो अभी भी पूरी तरह से शांत थे। फिर उन्होंने विपुल जी और सीखा जी को देखा और बोले, आप सबने गलती नहीं, गुनाह किया है, जिसकी माफी तो आपको नहीं मिल सकती। आपने एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को एक हर हद तक तोड़ा है। किसी पर इतना भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए कि उसकी हर बात पर भरोसा कर ले। और दूसरी बार भी आप सब ही उसकी मौत की जिम्मेदार हो। आप सब ने बिना गलती बिना दोष के एक मासूम दिल, एक मासूम आत्मा को 2 बार तोड़ा है। भले ही भगवान आप सबको कभी माफ कर दे, पर अब जब वो यहाँ है वो आपको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी दर्दनाक यादें अब उसे बेचैन कर रही है। इतना कहकर पंडित जी बाहर की तरफ चले गए, पर सबको असमंजस और गिल्ट में छोड़ गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि वो मतलब कौन है। सबकी आंखों में आंसू थे, पर किसी को 2 बार की मतलब समझ नहीं आया।
दादी माँ ने गुस्से से सबको देखा और बोली, अब सब खुश हो गए। इतना कहकर वो वहां से दादाजी के साथ चली गई। आज वो बस यहाँ खास करके नियति की कुंडली बनाने के लिए थी, वरना वो आपने बेटे बहू की सालगिरह पूजा में कभी शामिल नहीं होती। वहीं रूही बहुत डर गई थी, पर उसने फिर राहत की सांस लिया कि इस गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। पर विपुल जी ने रूही को थोड़ा गुस्से से देखा और वहां से चले गए। उन्हें अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने जो कहा सब सच था। वहीं गुरुजी बाहर आए तो नियति भी गार्डन से आ रही थी। नियति को देखकर गुरु की होंठों पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी को धूप में छांव मिल गया हो। समाया को गुरुजी की चेहरे पर कोई और भाव दिखाई नहीं दिया। उसने उन्हें इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। तभी गुरुजी बोले, ठहरो बच्चा। उनकी आवाज सुनकर नियति रुक गई। नियति ने उन्हें देखकर आंखें छोटी कर लिया तो गुरुजी बोले, इस नफरत की दर्दनाक यादों को तुम जितना खुद पर हावी होने दोगी वो उतना ही ज्यादा हावी होता जाएगा। और तुम्हारी यहाँ आना तुम्हारी नियति था, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। पहली नियति उसके लिए नहीं बनी थी, तुम उसकी नियति में थी, इसलिए इस बार नियति बदल गई। अब सब कुछ बदलना तुम्हारी हाथों में है। तुम इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आ गई हो बच्चा। तुम जिस रास्ते जा रही हो बिल्कुल सही है। तुम्हें उन सबको रोकना होगा जो इस प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, और इस काम में तुम्हारी मदद तुम्हारी जीवन साथी करेगा। नियति तो हैरान और शौक थी। क्या इन गुरु जी को पता है कि वो इस दुनिया में मरने के बाद आ गई है नियति की बॉडी में? ये नियति को थोड़ा सस्पिशियस लगा। वो डे से ही कुछ पूछने वाली थी। गुरुजी वहां से चले गए। नियति दांत पीसते हुए बोली, रुकिए। पर गुरुजी नहीं रुके। वो आगे जाते हुए बोले, अपनी सवालों का जवाब तुम्हें वक्त के साथ मिल जाएगा बच्ची। पंडित जी बाहर गुरुजी की इंतजार कर रहे थे। फिर उनके आते ही दोनों वहां से चले गए। बाकी सब जो उन्हें बाहर छोड़ने के लिए आए थे दूर से नियति से गुरुजी को कुछ कहते हुए देख रहे थे, पर उनकी बातें वो सुन नहीं पा रहे थे। सब अंदर चले गए। नियति ने भी ज्यादा नहीं सोचा और अंदर चली गई। सब जाकर सोफे पर बैठ गए। सबने प्रसाद ले लिया था, सिर्फ नियति पूजा के बाद बाहर थी, इसलिए उसने प्रसाद नहीं लिया था। तभी सीखा जी ने नियति को प्रसाद देकर कहा, ये लो प्रसाद। नियति ने उन्हें ठंडी आंखों से घूरा और बोली, मिसेस सीखा शेखावत, कहीं आपने इस प्रसाद में जहर तो नहीं मिलाया है ना? ताकि मैं प्रसाद के नाम पर जहर खाकर टपक जाऊं और आप अपनी इस मनहूस कचरे बेटी को मेरी हिस्से की प्रॉपर्टी दे दे। उसकी बात सुनकर सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी रूही बोली, नियति मोम ऐसा कैसे कर सकती है? तुम मोम के अगेंस्ट में ऐसी एलिगेशन कैसे लगा सकती हो? मोम बस तुम्हें प्रसाद दे रही है, क्या ये इतनी बड़ी बात है? करुणा जी और झरना जी भी थोड़ी देर पहले की इंसल्ट और नियति की आइडेंटिटी भूल गई थी। हाँ नियति, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? वो क्यों तुम्हें जहर देगी? उनकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, जो औरत आपने पति और आपने सौतन की बच्चों की वजह से आपने खुद की पेट में पल रहे बच्चे से नफरत कर सकती है और उसे मारने की बार बार कोशिश कर सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। और मिस रूही, लगता है आप भूल गई हो कि मैंने कहा था आप कभी मेरे मैटर में अपना ये गटर जैसा मुंह नहीं खोलेगी। क्या तुम्हें हमेशा इंसल्ट होकर अच्छा लगता है और आप दोनों मुझे कुछ कहे उसकी औकात नहीं है आपकी? नियति ने घूर कर करुणा और झरना जी को घूर कर देखा तो दोनों डर से चुप हो गए। वहीं नियति की बातें रूही की दिल पर खंजर की तरह लगी थी। वो गुस्से और नफरत से कांप रही थी। नेहा ने जल्दी से उसकी हाथ को पकड़ लिया और उसे शांत करवा दिया। फिर नियति सीखा जी को देखकर बोली, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? मिसेस सीखा शेखावत, जब आप प्रेग्नेंट थी तब आपके सो कॉल्ड पति को डर था कि आप उनके प्यारी मरी हुई पहली बीवी के बच्चों को प्यार नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने आपकी ख्याल रखने की जगह आपसे थोड़ा दूर रहना शुरू कर दिया। और इसलिए आपने मिसेस सीखा शेखावत, आपने अपनी पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए मेडिसिन खा लिया। फिर भी वो बेचारी बच्ची इतनी नफरत और जहर पीकर भी जिंदा बच गई, तो आप उसे अबॉर्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल चली गई। पर किस्मत देखिए, मेडिसिन की वजह से आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन थी कि आप अबॉर्ट भी नहीं करा पाए, इसलिए आपके पति को आपने और भी रूखे हो गए, तो आप अपनी पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे से ही नफरत करने लगी। दुनिया में तो कोई भी माँ आपके जैसी नहीं होगी मिसेस सीखा शेखावत, जो आपने कोख में पल रहे बच्चे से नफरत करे। मुझे जितना पता है, माँ तो बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाती है। फिर अगर आप खुद के पति से ही नहीं लड़ पाए तो फिर आप कैसी माँ है? आपको माँ शब्द सुनने का भी क्या अधिकार है? आपको सिर्फ ये सौतेले कचरे ही माँ बोला सकते हैं।
क्या मैंने कुछ गलत बोला मिसेस सीखा शेखावत? नियति सोफे पर लीन हो गई। सीखा जी 2 कदम पीछे हट गई, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहा था। उन्हें वो सब कुछ इस वक्त याद आ रहा था जो उन्होंने किया था। वहीं विपुल जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इन सब के लिए वो बस खुद को ही दोषी मान रहे थे। अमृत और अर्जित को भी इस बारे में पता था, पर वो कुछ नहीं बोले। रूही तो गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस रही थी। अगर नियति उसकी मोम की पेट में ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। विपुल जी रोते हुए बोले, ये सब मेरी वजह से हुआ था बेटा, अगर मैं इतना इनसिक्योर नहीं होता तो ये सब नहीं हुआ होता। मेरी वजह से ही तुम्हारी मोम ने उस वक्त ऐसा कदम उठाया था। नियति उन्हें देखकर हंसते हुए बोली, क्या कहा आपने मिस्टर शेखावत? मोम, ये मेरी कोई माँ नहीं है। जो आपने बच्चे के लिए आपने पति से ही ना लड़ सकती उसे माँ कहलाने का हक नहीं है। एंड ऑफ कोर्स आप तो माफी के काबिल भी नहीं है। आप जैसा बाप ही तो दुश्मन की क्या जरूरत है, जो खुद की जी अजन में बच्चे से इनसिक्योर फील करे। वो भी किस लिए? बस इसलिए क्योंकि उसकी मरी हुई बीवी की बच्चों को बुरा ना लगे और उनके लिए प्यार कम ना पड़ जाए। आप दुनिया की सबसे घटिया और स्वार्थी इंसान हैं मिस्टर विपुल शेखावत। आपको तो नर्क में भी जगह ना मिले, फिर भी मैंने आप पर दया खाकर आपने लिए कब्र बनाया ताकि आप नर्क में जा सके। नियति की बात सुनकर विपुल जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी चंद्रिका जी ने सीखा जी की हाथ से प्रसाद ले लिया और नियति की तरफ बढ़ाकर बोली, क्या तुम मेरी हाथ से भी प्रसाद नहीं लोगी? तुम्हें पता है बच्चा भगवान की प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। एडमिरेशन। सारिका का रोना। आप दुनिया की सबसे घटिया और स्वार्थी इंसान हैं मिस्टर विपुल शेखावत। आपको तो नर्क में भी जगह ना मिले, फिर भी मैंने आप पर दया खाकर आपके लिए कब्र बनाया ताकि आप नर्क में जा सके। नियति की बात सुनकर विपुल जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी चंद्रिका जी ने सीखा जी की हाथ से प्रसाद ले लिया और नियति की तरफ बढ़ाकर बोली, क्या तुम मेरी हाथ से भी प्रसाद नहीं लोगी? तुम्हें पता है बच्चा भगवान की प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। अब आगे। नियति ने कुछ नहीं कहा और चंद्रिका जी की हाथों से प्रसाद खा लिया। ये देखकर सीखा जी को बहुत बुरा लगा, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। नियति बस उनके हाथ से प्रसाद नहीं लेना चाहती थी जो उन्हें बहुत दर्द दे रहा था, पर वो कैसे भूल सकती थी कि उन्होंने खुद ही अपनी बेटी को कितना दर्द दिया है। विपुल जी और सीखा जी को रोते हुए देखकर अमृत अर्जित को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। गुरुजी की बात सुनकर वो पहले से भी और ज्यादा गिल्ट फील कर रहे थे। खास करके अमृत सबसे ज्यादा बुरा फील कर रहा था। शंभूनाथ जी ने करुणा जी को घूर कर रेखा और धीरे से बोले, आगे से इस लड़की को कुछ मत कहना। उनकी बात सुनकर करुणा जी ने मुंह बना लिया। पहले विश्वनाथ जी और शंभूनाथ जी के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जब दोनों की शादी हुई तो उनके पिताजी ने दोनों को समान भाव से प्रॉपर्टी दे दिया था। टाइम के साथ विश्वनाथ जी का बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया, पर शंभूनाथ जी का बिजनेस ज्यादा आगे नहीं चला। उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी और तब करुणा जी हर वक्त उन्हें विश्वनाथ जी और पार्वती जी को दिखाकर कहती थी कि कैसे उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है और वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें जलन हो रही है। इसलिए शंभूनाथ जी ने विश्वनाथ जी से बिजनेस में हेल्प मांगा था और विश्वनाथ जी ने भी कभी उन्हें हेल्प करने से मना नहीं किया। और अब भी विपुल उन्हें कुछ प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप देता था। भले ही बिजनेस में वो हेल्प लेते थे, पर उनका कोई और गलत इरादा नहीं था। पर नियति को देखकर उन्हें लग रहा था इस लड़की ने अगर बिजनेस हैंडल किया तो उन्हें पार्टनरशिप मिलना मुश्किल हो जाएगा। सब बैठे हुए थे। बुआ जी की फैमिली ने नियति को घेर लिया था। वो सब नियति की करंट अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वहीं बाकी सब उन्हें देख रहे थे, नियति उनसे कितने अच्छे से बात कर रही थी। पर जब नियति उनके साथ बात करती थी तब उसकी आंखों में नफरत उतर आती थी। ब्रिजेश जी और संग्राम जी दोनों नियति से जितनी देर बात कर रहे थे, नियति उन्हें और भी ज्यादा पसंद आ रही थी। ये लड़की ना सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि बहुत सारी स्किल में सबसे सुपीरियर भी है, जो उसे 10 साल ज्यादा बड़े उम्र की बाकी लोगों को भी पीछे छोड़ने के लिए काफी है। थोड़ी देर बाद पार्वती जी बोले, आप सब सुबह ही आए हैं, पहले आप सब रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। फिर स्टाफ से उन सबको उनके रूम दिखाने के लिए बोल दिया। हालांकि शंभूनाथ जी का फैमिली यहीं पर रहता था, उन्हें यहां आने के लिए 1 घंटा ही लगता था। फिर भी उनके लिए भी रूम तैयार किया गया था। वैसे भी रात को पार्टी थी, इसलिए सबका आज यहां रुकना ही ठीक रहेगा। सब अपने रूम में चले गए तो नियति भी अपनी रूम में चली गई। आकाश और आदित्य भी नियति की रूम देखने उसके साथ चले गए।
दोनों रूम के अंदर गए तो शॉक हो गए। फिर आदित्य खुश होकर बोला, वाह बिल्कुल मेरी बहन को टेस्ट की अकॉर्डिंग है ये रूम का कलर कॉम्बिनेशन। आदित्य रूम को देखकर बोला, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं भी अपने रूम को ऐसे ही तैयार करूंगा। नियति की रूम को देखकर आदित्य ने तो डिसाइड कर लिया था, उसे भी ऐसा ही रूम चाहिए, सिंपल बट एलिगेंट एंड ब्लैक ग्रे जो डोमिनेटिंग लुक देगा। थोड़ी देर बाद दोनों नियति से बात करके चले गए। तो नियति अपनी लैपटॉप लेकर बैठ गई, तभी उसे रचित का कॉल आया। नियति ने कॉल उठाया तो रचित उधर से कुछ बोला। नियति गुस्से से बोली, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा फास्ट करो और अब तक कितने बच्चे मारे गए हैं मुझे इस बारे में रिपोर्ट चाहिए, और बाकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को पर्सनली सेंड कर दो। नियति ने कॉल काट दिया, उसकी भाव कुछ गंभीर हो गए। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे। कल रात स्वाभिमान, संजीत और प्राची आकर रूम में चले गए थे, इसलिए स्वाभिमान को नियति के बारे में कुछ भी बकने का मौका नहीं मिला था। इसलिए इस वक्त वो नियति के बारे में ही बात कर रहा था। हूँ देखना, मैं उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। हाय वो कितनी असम थी, कितनी क्यूट थी। मैंने आज से पहले इतनी क्यूट और पावरफुल लड़की कभी नहीं देखा था। वहीं बाकी सब उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। आज स्वाभिमान ने किसी लड़की को औल, बतख या कौवा नहीं कहा था। आज पहली बार ये लड़का किसी लड़की की इतनी तारीफ कर रहा था, तो पक्का वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी। सब वही सोच रहे थे, तभी अंकिता जी बोली, क्या सच में वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है? उनकी बात सुनकर स्वाभिमान नियति को याद करते हुए बोला, हाँ और नहीं तो क्या बड़ी माँ, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया है, मतलब वो भी मुझसे इम्प्रेस हो गई है। तभी प्राची उसकी सिर पर मारते हुए बोली, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने हमें नंबर दिया था, और ये तुम और अगम थे जो हमारी मोबाइल से नंबर ले रहे थे। तुम दोनों की शक्ल देखकर तो वो भीख भी ना दे, नंबर क्या देगी? प्राची की बात सुनकर सब हंसने लगे, तो स्वाभिमान मुंह बनाकर बोला, हाँ तो क्या हुआ, कैसे भी हो नंबर 2 ना मेरे पास। देखना, मैं उस अगम से पहले अपनी परी को पटा लूंगा। उसकी बात सुनकर सुप्रिया जी हंसते हुए बोली, क्या अगम भी उससे प्यार करता है? स्वाभिमान ने हाँ में सिर हिला दिया तो सब और भी जोर से हंसने लगे। अच्छा तो तुम्हारी परी करती क्या है, क्या वो भी तुम्हारे साथ कॉलेज में है? दादी माँ ने पूछा। तो स्वाभिमान स्माइल करके प्राउडली सिर उठाकर बोला, नहीं वो बिजनेस संभालती है। उसकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। सुमित्रा जी बोली, क्या वो कोई बड़ी बिजनेस वुमेन है? तब तो वो तुमसे बड़ी होगी। छोड़ी, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल तो ये सब होता ही है, नॉर्मल। उनकी हाथ सुनकर स्वाभिमान डेविल स्माइल करके बोला, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ 17 साल की है और उसके पास अभी से खुद का बिजनेस है। वो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर और दुनिया की सबसे बड़ी पियानिस्ट और म्यूजिक कंपोजर मिस नीति है। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड है, जो करना है कर देती है, उसे किसी का डर नहीं है। उसने लड़कों को मारकर समुद्र में मछलियों को खाने के लिए फेंक दिया था। कितनी अच्छी है ना मेरी परी, वो मछलियों, जीव जंतु सबके बारे में कितना सोचती है। वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो मुझे कोई भी डराने की और हिम्मत नहीं करेगा, प्रखर भाई भी नहीं। स्वाभिमान बस बिना सोचे समझे कहे जा रहा था और एक एक करके सबके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था। उसकी बातें सुनकर तो सब हैरान थे। एक 17 साल की खूबसूरत लड़की, इतनी बड़ी इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर, इतनी बड़ी पियानिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर नीति, ये लड़की इंसान ही है ना? 17 साल की लड़की इतनी बड़ी आइडेंटिटी रखती है। कौन सी घर की बच्ची है वो? कौन सी फैमिली ने इतनी अच्छी बच्ची को बड़ा किया है? अजीत जी संजीत तो देखकर हैरानी से बोले, क्या मान जो कह रहा है सच है? सबको लग रहा था कि जरूर मान कोई स्टोरी सुना रहा है, पर संजीत सिर हिलाकर बोला, वो सच कह रहा है। वो लड़की सच में एक लेजेंडरी कैरेक्टर थी। इतनी कम उम्र में उसके अंदर जो टैलेंट और कंपोजर है वो तो बहुत बड़े लोगों के पास भी नहीं है। फिर संजीत ने उन सब को बताया कि वो सब उस लड़की से कैसे मिले। उसकी बातें सुनकर सब उस लड़की की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। सच में ऐसी लड़की बहुत कम होती है, इतनी कम एज में भी उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है। दादाजी तारीफ करते हुए बोले। राजनाथ जी ने तो शायद पहले किसी की इतनी तारीफ नहीं किया होगा। सबके दिल में इस वक्त उस लड़की के लिए एडमिरेशन थी। सुमित्रा जी भी बोली, हाँ सच में वो लड़की करोड़ों में होगी। अगर वो हमारी घर में बहू बनकर आती तो कितना अच्छा होता। उनकी बात सुनकर स्वाभिमान नाराजगी से बोला, दादी माँ मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं ना, वो जरूर इस घर की बहू बनेगी। तभी दादी माँ हंसते हुए बोली, नालायक, में तो तुम्हारे भाई प्रखर की बात कर रहा था।
तुम्हारे भाई ने अगर पहले ही लड़की पसंद नहीं किया होता तो मैं इसी लड़की को उसके लिए चुनती। वैसे भी उसे तो पहले ही 17 साल की लड़की से प्यार है, तो इस 17 साल की लड़की से शादी करके क्या बदल जाता। उल्टा ये लड़की प्रखर के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच होती, दादी माँ बोली। तो स्वाभिमान मुंह बनाकर बोला, दादी माँ भाई ने पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर लिया है। उसे मैंने पसंद किया है, ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, उस पर नजर मत लगाए। अच्छा ठीक है ठीक है, देखते हैं तुम कब उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाते हो। उसके बारे में सुनकर लग नहीं रहा है कि वो तुम्हें पसंद करेगी। क्या पता वो तुम्हें भी समुंदर में मछलियों को खाने के लिए फेंक दे। प्राची हंसते हुए बोली तो बाकी सब भी हंसने लगे। तभी एक लड़की की आवाज आई, हेलो एवरीवन सरप्राइज। सबने सामने देखा तो सारिका आ रही थी। ये सुकांत जी और सुप्रिया जी की दोस्त की बेटी थी जिसे उन्होंने गोद लिया था। दिखने में खूबसूरत और प्रोफेशन में एक मॉडल है ये लड़की। सारिका की आंखों में थोड़ा आंसू था, उसे उसने छुपा लिया और आकर सोफे पर बैठ गई। सब उसे देखकर खुश हो गए। तुम्हें बताकर तो आना चाहिए था ना बच्ची, हम तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज देते, अंकिता जी उसे डांटते हुए बोली। सुप्रिया जी भी बोली, हाँ एटलीस्ट तुम्हें हमें इन्फॉर्म तो करके आना चाहिए था ना। अरे बड़ी मोम देखिए मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, सारिका उन्हें समझाते हुए बोली। फिर आपने भारी दिल को शांत करते हुए बोली, वैसे आप अभी क्या बात कर रहे थे? मैंने सुना प्रखर ने आपने लिए किसी लड़की को पसंद किया है। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखते लगे। क्या सारिका ने सब कुछ सुन लिया है? उन सबको पता था कि सारिका प्रखर को कितना ज्यादा पसंद करती थी। इस वक्त प्रखर ने ऑलरेडी किसी को पसंद कर लिया है। सुनकर उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। पर आज नहीं तो कल सारिका को ये सब तो पता चलने ही वाला था ना। बाकी सब संजीत, प्राची, स्वाभिमान सब सारिका को देख रहे थे। स्वाभिमान को सारिका इतनी पसंद नहीं थी, फिर भी सारिका उसकी फैमिली मेंबर थी। सुप्रिया जी सारिका की हाथ पकड़कर बोली, प्रखर किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर सारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। सुप्रिया जी ने सारिका को गले से लगा लिया और बोली, सारिका बच्चा तुम्हें समझना होगा कि प्रखर तुम्हें प्यार नहीं करता है। ये सुनकर सारिका और भी रोने लगी, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 3 मैं आपको किसी और का होने नहीं दे सकती, घमंड। बाकी सब संजीत, प्राची, स्वाभिमान सब सारिका को देख रहे थे। स्वाभिमान को सारिका इतनी पसंद नहीं थी, फिर भी सारिका उसकी फैमिली मेंबर थी। सुप्रिया जी सारिका की हाथ पकड़कर बोली, प्रखर किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर सारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। सुप्रिया जी ने सारिका को गले से लगा लिया और बोली, सारिका बच्चा तुम्हें समझना होगा कि प्रखर तुम्हें प्यार नहीं करता है। ये सुनकर सारिका और भी रोने लगी, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब आगे, मोम मैं बचपन से प्रखर से प्यार करती हूँ, फिर भी प्रखर मुझे क्यों प्यार नहीं कर सकता है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ मोम? सारिका रोते हुए बोल रही थी, जिस वजह से सबको उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उन सब ने सारिका को अपने सामने बड़ी होते हुए देखा था। बचपन से सारिका को प्रखर बहुत पसंद था और ये बात घर में भी सब नोटिस कर सकते थे। पर इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ दादाजी और दादी माँ नहीं चाहते थे कि सारिका प्रखर के पीछे लगी रहे। प्रखर उनका पोता था, इसलिए उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि प्रखर कभी सारिका को पसंद नहीं करेगा। ये बात बाकी सब भी जानते थे, पर अंकिता जी और सुप्रिया जी को लगा अभी दोनों बच्चे हैं, शायद साथ रहते रहते बड़े होने के बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाए। सारिका उनकी घर की बेटी थी और एक अच्छी लड़की भी थी, इसलिए अंकिता जी और सुप्रिया जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर दोनों की शादी हो जाए तो। पर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, प्रखर उन सब से और इस घर से पूरी तरह से दूर हो गया। 15 साल की उम्र में ही वो अपना खुद का घर बनाकर रहने लगा। प्रखर के कितने घर कहाँ थे और कब वो कौन सी घर पर रहता था, इस बारे में घर वालों को भी नहीं पता था। सारिका हमेशा प्रखर की आने का वेट करती थी। आज भी सारिका प्रखर से बचपन की तरह ही प्यार करती थी और ऐसा नहीं था कि प्रखर को इस बारे में पता नहीं था। प्रखर को इस बारे में अच्छे से पता था, फिर भी वो सारिका की तरफ देखता भी नहीं था। इसलिए अंकिता जी और सुप्रिया जी ने उसकी दिल की बात जानने के लिए उससे पूछा भी था कि क्या वो सारिका से शादी करेगा। तब प्रखर ने सारिका के सामने सबके सामने मना कर दिया था कि उसे सारिका में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन भी सारिका बहुत रोई थी, पर उसने हार नहीं माना था। वो बस कोशिश करना चाहती थी, क्या पता उसकी कोशिश को देखकर प्रखर का दिल बदल जाए। वैसे भी प्रखर की जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी,
तो उसके पास अभी भी चांस था। फिर पता चला कि प्रखर की शादी हो गया है और बाद में एक बेटा हुआ है। उस बच्चे की माँ कौन है, कहाँ है, किसी को नहीं पता था घर में। प्रखर ने सबको कहा कि उसकी मोम अब इस दुनिया में नहीं है। वो लगभग 1 साल में 1-2 बार ही मेंशन आता था। 1-2 बार वो अपने बेटे कियान को भी लेकर आया था। और अभी 1 साल से वो थोड़ा ज्यादा आ रहा था, क्योंकि कियान को यहाँ सबके साथ रहना पसंद आ रहा था। ऑफकोर्स वो सब बहुत ज्यादा खुश थे। वो तो चाहते थे उनका बेटा और पोता आकर यही रुके। और सारिका को लगा अब तो कम से कम प्रखर के दिल में उसे जगह मिल सकती है। उसने कियान के करीब जाने की और उसे एक माँ की प्यार देने की बहुत कोशिश किया था, पर कियान कभी भी उसके पास नहीं आता था। पता नहीं क्यों उसे सारिका पसंद नहीं आई, जबकि सारिका ने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया था उसकी दिल जीतने की। उसे पता था एक ना एक दिन वो प्रखर के दिल में अपने लिए जरूर छोटी सी सही जगह बनाएगी। पर अब उसे पता चल रहा था प्रखर ने तो उसे अपनी आंखों में ही नहीं रखा था, और अब वो किसी और से प्यार करता है और उससे शादी करने वाला है। अंकिता जी और सुप्रिया जी की समझाने पर सारिका अपनी होश में आए और अपनी आंसू पोंछकर फीकी स्माइल करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बड़ी मोम मोम। ये सब बस थोड़ा सड़न था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। चलो ये तो अच्छी बात है कि प्रखर को कोई पसंद है। कम से कम उन्हें कोई मिल गया है और अब वो अकेले नहीं रहेंगे। मैं ऊपर फ्रेश होने जा रही हूँ मोम, मैं आकर आप सबको गिफ्ट दिखाऊंगी जो मैं आप सबके लिए लाई थी। तभी सुप्रिया जी ने एक स्टाफ को बुलाया और सारिका की लगेज को उसकी रूम में रखने के लिए बोला। सारिका ने एक लगेज को यहीं रखने के लिए बोला क्योंकि उसमें घरवालों के लिए गिफ्ट था। सारिका ऊपर रूम में चली गई, स्टाफ ने भी उसकी रूम में लगेज रख दिया। उस स्टाफ की जाने के बाद सारिका की फेस पर जो फीकी स्माइल थी, वो स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से ड्रावर से एक फोटो निकाला जिसमें एक 8 साल की बच्ची और 13 साल का एक लड़का था। वो लड़का बिना भाव के खड़ा था, जैसे उनके अंदर कोई इमोशन ही ना हो और उसे जबरदस्ती खड़ा किया गया हो। वो अपने वॉच में टाइम देख रहा था, जैसे 1 मिनट देरी होने पर भी वो वहां से चला जाएगा। वहीं वो लड़की बस प्यार से उस लड़के को देख रही थी। सारिका ने उस फोटो को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। क्यों प्रखर, क्यों आपको मेरा प्यार दिखाई नहीं देता है? मुझे बस आपका प्यार चाहिए प्रखर, क्या इतना भी मैं डिजर्व नहीं करती हूँ? बचपन से सब कुछ छीन गया था मुझसे, गिर एक फैमिली मिली, फिर आप मिले जिनसे मुझे इतना प्यार हो गया कि मैं आपके बिना अब जीने के बारे में भी सोच नहीं पा रही हूँ। क्यों एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते? नहीं, इस बार मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगी। मैं आपको किसी और का होने नहीं दे सकती। इतना कहकर सारिका ने उस फोटो को ड्रावर में रख दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई, फिर चेंज करके नीचे चली गई। उसे आते देख सब उससे बातें करने लगे, सिर्फ दादाजी, दादी माँ और स्वाभिमान ही अपने आपने में लगे थे। सारिका ने सबको उनका गिफ्ट दिया जिसे सबने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी ज्यादा पर घर में जो भी बाहर जाता था आते वक्त सबके लिए गिफ्ट लेकर आता था। उनकी बातें नियति के ऊपर हो रही थी। सुप्रिया जी और अंकिता जी सारिका को कंफर्ट करवाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था कि सारिका का दिल फिर एक बार बुरी तरह से टूटा है, इसलिए भले ही वो बाहर से हंस रही है और खुद को रोने से रोककर स्ट्रोंग दिखाने की कोशिश कर रही है, पर अंदर से वो बहुत रो रही होगी। इसलिए वो सारिका की रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगे। वहीं प्रखर की विला में, जिसकी बाहर नियति विला लिखा हुआ था। इस विला को प्रखर ने 3 साल पहले बनाया था। यहाँ वो और उसके बेटे के सिवा कोई नहीं आते थे। अंदर कियान सोफे पर बैठा हुआ था। कुछ स्टाफ परेशान होकर सिर झुकाकर खड़े थे। तभी सीढ़ियों से प्रखर उतरकर नीचे आया। उसे देखकर सब साइड हट गए। प्रखर ने चारों ओर देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गई। चारों तरफ खिलौने टूटे हुए पड़े थे, पेंसिल, कटर, सेक्स बॉक्स सब बिखरे पड़े। प्रखर समझ गया कि ये सब कियान का कारनामा है। वो सीधा जाकर कियान के सामने बैठ गया तो एक स्टाफ बोला, बॉस, लिटिल बॉस को आज पता नहीं क्या हुआ है। लिटिल बॉस बहुत गुस्से में है। उस स्टाफ की बात सुनकर प्रखर ने उन्हें यहां से जाने के लिए इशारा किया तो सब वहां से जल्दी से चले गए। उन्हें भी यहां 2 डेविल के बीच फंसने का कोई मन नहीं था। उन सब के जाने के बाद प्रखर ने आंखें छोटी करके कियान को घूरा और बोला, क्या हो रहा है? तुम आज सबको परेशान क्यों कर रहे हो? कियान ने भी उसी तरह अपनी काली गहरी आंखों से प्रखर को घूर कर देखा और आपने बच्चों जैसी आवाज में बोला, अभी तक मम्मी क्यों नहीं आए हैं मेरे पास डैड? आपने तो कहा था आप बहुत ही जल्दी मम्मी को हमारे पास ले आएंगे।
तो फिर मम्मी कहाँ है डैड? मेरे पास मम्मी की कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकता। कियान की काली आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था। 3 साल की उम्र में उसने उधर लैंग्वेज सीखना और स्केच बनाना सीख गया था, जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। पर फिर भी उसे बस अपनी मम्मी चाहिए थी। जब से उसने नियति को देखा था, तब से उसने नियति को ही अपनी मम्मी मान लिया था। अब वो सिर्फ नियति को ही अपनी मम्मी के रूप में चाहता था। प्रखर ने गहरी सांस लिया और बोला, तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए ये सब बंद करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी हमेशा के लिए यहाँ आ जाए, तो तुम्हें और 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। प्रखर की बात सुनकर कियान की आंखों में चमक आ गई। एक ही पल में वो दूसरे सोफे से उछलकर प्रखर के पास आ गया था। उसकी स्पीड भी 3 साल के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। जैसे कोई छोटा चीता भाग रहा हो। उसे ऐसे लापरवाही से भागते देख प्रखर की आंखें गुस्से से भर गई। कियान, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कभी भी दूसरों के सामने अपना स्पीड और पावर को रिवील मत करना। आपने डैड की बात सुनकर कियान को भी समझ आया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी डैड, बट मम्मी के बारे में जानकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। क्या सच में मम्मी बहुत जल्द हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएगी? उसकी बात सुनकर प्रखर ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड तुम्हारी मम्मी को कभी छोड़ देंगे? कियान ने बस कंधे उचका दिया और बोला, क्या पता डैड, आप क्या करेंगे, पर मैं तो अपनी मम्मी को कभी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, मुझे पता है। इतना कहकर प्रखर ने उसकी बाल को प्यार से सहलाया और मन ही मन बोला, इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रखर की आंखों के सामने एक दृश्य आ गया, जहां एक लड़का और एक लड़की आग में घिरे हुए पड़े थे। शायद लड़की उस लड़के की बाहों में मर चुकी थी और उस लड़के की बस आखिरी सांस बची हुई थी। एक छोटा लड़का जो 4-5 साल का लग रहा था, वो आग के बीच से ही उनकी तरफ भागकर आ रहा था। उस बच्चे की छोटे छोटे हाथ पैर थोड़ा जल गया था, फिर भी वो मम्मी डैड कहकर उन्हें बचाने के लिए भाग रहा था। प्रखर जल्दी से अपने होश में आया और कियान को देखा। उसकी आंखों के सामने एक लड़के का चेहरा घूम गया, जो उसके कंधे पर चढ़ा हुआ था, और हंसते हुए बोला, आज से मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई प्रखर। अब मैं अपनी डार्लिंग के साथ हनीमून जा रहा हूँ। प्रखर ने सिर झटका और बोला, तुम्हें अपनी मम्मी को देखना है ना, तो चलो मैं तुम्हें आज अपनी मम्मी से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। आपने डैड की बात सुनकर कियान खुश हो गया और बोला, सच में? अभी मैं मम्मी से मिलने जाऊंगा। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना कहकर कियान भाग गया। उसे जल्दी से तैयार होना था। प्रखर कहना चाहता था हम शाम को जाएंगे, पर कियान बिना सुने ही भाग गया था। शाम का वक्त, पूरा शेखावत मेंशन सजा हुआ था। वहीं घर वाले सब तैयार हो रहे थे। नीचे विपुल जी, सीखा जी और शंभुनाथ जी की फैमिली, बुआ जी की फैमिली सब तैयार होकर नीचे आकर इंतजार कर रहे थे। सिर्फ बच्चे ही नहीं आए थे, शायद तैयार हो रहे थे। तभी सीढ़ियों से हील की टक टक की आवाज आने लगी। सबने सामने देखा तो काशबी आ रही थी। ब्लू कॉलर की ब्लैकलेस गाउन और मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो नीचे आए, झरना जी बोली, मेरी बेटी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। सीखा जी और सरिता जी भी बोली, हाँ काशबी बेटा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन सब की तारीफ सुनकर काशबी बहुत खुश हो गई और मन ही मन बोली, ऑफकोर्स मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे भी पता है। उसे हमेशा अपनी खूबसूरती पर घमंड था। काशबी आज खुद को सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाना चाहती थी। उसे पता था यहाँ बहुत बड़े बड़े पावरफुल और रिच फैमिली के लोग आने वाले थे। काशबी उन सबके सामने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहती थी। तभी नेहा और रूही एक साथ नीचे आए। नेहा ने इस वक्त एक मैरून कॉलर का फ्लोरल गाउन पहना हुआ था। चेहरे पर मेकअप के साथ से भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं रूही ने एक व्हाइट कॉलर का क्रिस्टल मरमेड गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों को बन बनाया हुआ था और मेकअप करके वो काशबी और नेहा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। 4 बेइज्जती। नियति की एंट्री, सबकी नजर नियति पर। फिर भी वो स्माइल करते हुए बोली, ऑफ कोर्स मेरे डैड ने उन्हें इनवाइट किया था। उसकी बात सुनकर टीना बोली, प्लीज तुम जब उनसे मिलने जाओगी तो हमें भी साथ लेकर जाना। मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे उन्हें करीब से देखना है। मैंने बस मैगजीन में उनके बारे में पढ़ा है। बाकी सब भी वही कहने लगे तो रूही भी अपनी घमंड को डाउन करते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम सबको भी मिला दूंगी। उसे भरोसा था कि प्रखर रायजादा उसकी खूबसूरती देखकर उस पर से आज अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। अब आगे
और वो ये भी सोच रही थी कि प्रखर उसके फैमिली की वजह से आया है तो वो तो प्रखर से मिल ही सकती है। उसने सुना था प्रखर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, और उसके बारे में अफवाह ये भी था कि वो दिखने में बहुत हैंडसम था। भले ही किसी ने प्रखर को नहीं देखा था, पर उसे भरोसा था कि प्रखर बहुत ज्यादा हैंडसम होगा। उसने अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे किया और उसे ठीक किया, जिस वजह से अब उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। फिर याने अपनी बाल को ठीक किया। वो अपनी होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल लिए प्रखर की तरफ बढ़ गई। वहीं प्रखर के पास तभी विपुल जी, शिखा जी और अमृत अर्जित आ गए। मिस्टर रायजादा, वेलकम, आप हमारे पार्टी में आए, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। विपुल जी हंसते हुए बोले। अमृत भी बोला, प्लीज आइए एंड वेलकम टू द पार्टी। प्रखर ने उन सबको देखा तो उसकी आंखों में नफरत उतर आया, जिसे उसने बखूबी से छुपा लिया और बस सिर हिला दिया। ओफोकोस वो यहाँ पार्टी में आया था, पर बस सिर्फ अपनी बनी को देखने के लिए, वरना उसका तो मन कर रहा था इन सबको अपनी हाथों से जिंदा गाड़ दे। पिछली बार इन सब ने उसकी बीवी के साथ कितना गलत किया था। वो तो हमेशा से इन लोगों को बर्बाद करके मार डालना चाहता था, पर उसकी बीवी ही थी जो इन सब से इतना होने के बाद भी इन्हें प्यार करती थी, इन्हें फैमिली मानती थी, इसलिए उसने इन्हें छोड़ दिया। पर इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ उसकी बीवी को ही नहीं बल्कि इन लोगों ने उनके पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर उस दिन ये लोग उसकी बीवी को घर से ना निकालते तो उसकी बीवी बिल्कुल सेफ उसके घर में रहती। उसकी बनी को खरोच भी ना आ जाए, वो उसका ख्याल खुद रखता था, चाहे उसके लिए उसे अपनी बीवी को अपने घर में कैद ही क्यों ना करना पड़े। प्रखर किसी की आवाज से होश में आया तो उसने देखा सामने व्हाइट गाउन में एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर प्रखर ने कोई भाव नहीं दिखाया। ये कोई और नहीं, रूही थी। रूही ने जैसे ही प्रखर को अपने सामने देखा उसकी दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रखर की वो गहरी ब्राउन आंखें ये किसी की जान लेने के लिए काफी थी। मास्क के साथ भी वो बता सकती थी कि प्रखर बहुत ज्यादा हैंडसम है। शायद वो हद से ज्यादा हैंडसम था। रूही तो प्रखर के साथ अपनी फ्यूचर की सपने देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसने एक चार्मिंग स्माइल दिया और थोड़ा झुककर बोली, हेलो मिस्टर रायजादा। फिर उसने अपनी हाथ प्रखर की तरफ बढ़ा दिया। इस वक्त पार्टी में सब उनकी तरफ ही देख रहे थे। बाकी सभी बिजनेसमैन भी अपनी अपनी बेटियों को प्रखर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। उनकी बेटियां रूही से कम नहीं थी। वो सब बड़ी फैमिली की प्रिंसेस थी। वो सब भी बहुत खूबसूरत थी, पर वो सब जानते थे कि वो शेखावत फैमिली से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते थे। क्या पता मिस्टर रायजादा को रूही पसंद आ जाए, ये सोचकर वो सब बेचैनी से आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। वहीं नेहा और रूही के सारे दोस्त भी थोड़ी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनकी होंठों पर स्माइल थी, सिर्फ राज को छोड़कर, क्योंकि राज रूही को पसंद करता था। तभी विपुल जी ऑकवर्ड होकर बोले, मिस्टर रायजादा, ये मेरी बेटी है रूही शेखावत। विपुल जी ने रूही की तरफ देखकर बोला, क्योंकि रूही बहुत अजीब रिएक्ट कर रही थी। वहीं मिस्टर रायजादा रूही के साथ हाथ मिलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। वहीं प्रखर की आंखों से रूही की ये छोटी छोटी स्किन छुपी नहीं थी। उसने घिन से रूही को देखा और उससे मुंह फेर लिया। वहीं रूही ने जब प्रखर की आंखों में खुद के लिए घिन देखा तो वो हैरान हो गई। उसकी दिल जो अभी खुशी से उछल रहा था, जैसे टुकड़ों में टूट गया। क्यों प्रखर ने उसे ऐसे घिन से क्यों देखा, जैसे वो कोई कूड़ा हो। वो आज इस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि प्रखर भी उसकी खूबसूरती देखकर रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, और उसे भी बाकी लड़कों की तरह उसे देखते ही पहली नजरों का प्यार हो जाएगा। मुझे आपकी फैमिली मेंबर को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको अपनी बेटी को अच्छे से मैनर्स सिखाना चाहिए। क्या आपकी बेटी मुझसे हाथ मिलाने के लिए क्वालिफाइड है? प्रखर की आवाज बहुत गहरी और ठंडी थी, जैसे किसी गहरी बर्फ को खाई से आ रही हो। और प्रखर की आवाज अभी सिचुएशन शांत होने की वजह से सबको सुनाई दे रही थी। रूही की आंखों में आंसू आ गया था। वो तो क्या क्या सोचकर आती थी, पर यहाँ तो बस उसकी बेइज्जती हो रही थी। इससे पहले उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उसने अपने आंखों में आंसू लिए अपनी हाथ को नीचे कर दिया। उसकी आंखों में बेइज्जती और एम्बारेसमेंट का भाव साफ दिखाई दे रहा था। वो देख सकती थी कि कैसे सब उस मजाक उड़ाने वाली भाव अपने चेहरे पर लिए देख रहे हैं। वहीं प्रखर की बात सुनकर हॉल में सभी गेस्ट अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये लड़की कितनी कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर रायजादा से हाथ मिलाने के लिए गई थी, और अब देखो कैसे खुद को उसने पार्टी में सबके सामने खुद की इंसल्ट करवा लिया। जितने भी गेस्ट थे, खास करके लड़कियां जो पहले रूही की किस्मत से जल रही थी,
कि कैसे उसके दो भाई और घरवाले उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, और अब अपनी फैमिली की वजह से उसे प्रखर रायजादा से सामने मिलने का भी मौका मिल रहा था। पर देखो, इसने खुद की ही बेइज्जती करवा ली, ये सोचकर वो लड़कियां हंस रही थी। वहीं अमृत और अर्जित प्रखर को गुस्से से घूर रहे थे। प्रखर रायजादा चाहे कितना भी बड़ा शख्स हो, पर सबके सामने उनकी प्रिंसेस को ऐसे इंसल्ट करने का क्या हक है इसके पास। वो दोनों अपनी प्रिंसेस की आंखों में आंसू, बेइज्जती का भाव और एम्बारेसमेंट साफ देख पा रहे थे। पर वो क्या कर सकते थे, अगर कोई और ऐसे उनकी प्रिंसेस की इंसल्ट करता तो वो उसे छोड़ते नहीं। पर ये इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था प्रखर रायजादा, जिसकी नाम से गवर्नमेंट भी कांपती थी। वहीं प्रखर विपुल जी को देखा जो एम्बेरस लग रहे थे। प्रखर की होंठों पर अजीब सी स्माइल आ गई, पर मास्क की वजह से पता नहीं चला। वो उन्हें देखते हुए बोला, मैं यहाँ मिस नियति शेखावत को वजह से आया हूँ। प्रखर की मुंह से नियति क्या नाम सुनकर सभी घरवाले चौंक गए। वहीं प्रखर की मुंह से नियति की नाम सुनकर रूही ने गुस्से से मुठ्ठियां कस लिया। नियति नियति हर जगह नियति, ये छोटी चुड़ैल आखिर इतनी लोगों को क्यों जानती है। तभी विश्वनाथ जी आ गया कर बोले, क्या हुआ बेटा, आपको हमारी पोती नियति से क्या काम है। विश्वनाथ जी को देखकर प्रखर थोड़ा चौंक गया। क्या नियति के दादाजी को हॉस्पिटल में कोमा में नहीं होना चाहिए था, और कुछ दिन में उनकी डेथ नहीं हो जानी चाहिए थी। लगता है सब कुछ बदल गया है। अगर उसकी बनी भी वापस आए है तो नो डाउट वो अपने दादाजी को बचाने की कोशिश करेगी। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बोला, मिस नियति ने मेरे बेटे को बचाया था, पर मैं उन्हें प्रॉपर तरीके थैंक्स नहीं के पाया था। बाद में मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो मिस नियति शेखावत है, शेखावत फैमिली की सबसे छोटी बेटी। आज मुझे पता चला कि मुझे पार्टी के लिए इनविटेशन मिला है, इसलिए मुझे लगा मुझे यहाँ आकर मिस नियति को अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए। प्रखर की बात सुनकर अब सबको समझ आ गया कि प्रखर सिर्फ शेखावत फैमिली के वजह से इस पार्टी में नहीं आया है, बल्कि वो तो मिस नियति को थैंक्स कहने भी आया है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। सबने सुना था कि प्रखर रायजादा का एक बेटा है। सबने नीचे देखा जहां एक क्यूट बच्चा प्रखर के हाथ को पकड़ खड़ा था। वो सब समझ गए कि ये प्रखर रायजादा का बेटा है। रूही की तो गुस्से और नफरत से मुठिया कस गई। ये मिस्टर रायजादा भी यहाँ उस लड़की नियति की वजह से आए हैं। उसने सामने खड़े प्रखर को देखा जो हद से ज्यादा कोल्ड था, पर बहुत हैंडसम एयर चार्मिंग था। वो अब कुछ भी करके प्रखर रायजादा को पाना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे इस छोटे लड़के मतलब प्रखर के बेटे की करीब ही क्यों ना जाना पड़े। रूही के दोस्त भी सब रूही के पास आ गए। रूही की आंखों में आंसू देख उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर तभी सबको एक बात याद आई, इस फैमिली की छोटी बेटी नियति शेखावत। पूरे हॉल में बातें होने लगी, ये नियति शेखावत कौन है? क्या शेखावत फैमिली की इकलौती प्रिंसेस रूही शेखावत नहीं है? तो ये नियति शेखावत कौन है जिसके बारे में मिस्टर रायजादा बात कर रहे थे? उन सब ने कभी भी शेखावत फैमिली के साथ किसी पार्टी में रूही और नेहा के सिवा किसी को भी नहीं देखा था। नेहा विपुल शेखावत की पहली वाइफ की बहन की बेटी है। इस बारे में भी लगभग सब जानते थे। नियति बचपन से ही घर में रही थी। फैमिली वाले उसे कभी किसी पार्टी में नहीं लेकर जाते थे, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि शेखावत फैमिली की एक और बेटी है, विपुल शेखावत और सीखा शेखावत की एक बेटी। तभी दादाजी स्माइल करते हुए बोले, हाँ मेरी छोटी पोती नियति वो आती ही होगी अपने भाइयों के साथ। ये सुनकर कियान की आंखों में चमक आ गई। अब वो अपनी मम्मी से जी मिलने वाली थी। तभी किसी के मुंह से निकला, वाह ये लड़की कितनी खूबसूरत है। उस लड़के की बात सुनकर और उसकी नज़र का पीछा करके बाकी सब ने भी एंट्रेंस की सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां ब्लैक कॉलर की लॉन्ग गाउन में एक खूबसूरत लड़की नीचे आ रही थी। उसकी फिगर, हाइट सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। उसकी ब्लू आंखें बहुत गहरी और ठंडी थी, फिर भी तारों की तरह चमक रही थी। लड़की की स्किन दूध जैसी गोरी थी। उसकी फेशियल फीचर्स एकदम किसी गोडेस जैसा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा सीधा स्वर्गलोक से यहाँ धरती पर आ गई हो। उसके दोनों तरफ दो लड़के थे जिन्होंने उसकी दोनों हाथ को पकड़ा हुआ था, और एक लड़का पीछे उसकी गाउन को संभालकर नीचे आ रहा था। वो तीनों लड़के भी बहुत हैंडसम थे। लड़के तो नियति को देखकर पागल हो रहे थे। नियति इतनी खूबसूरत थी कि उसे किसी मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसकी खूबसूरती तो ऐसे भी सबसे ऊपर थी। सभी लड़के अपने दिल पर हाथ रख के खड़े थे। वहीं रूही की चारों दोस्त प्रदीप, राज, अक्षय और सुसल का भी यही हाल था। नियति की खूबसूरती उन्हें भी दीवाना बना रहा था। वहीं दो जोड़ी आंखें सबको खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी।
ये कोई और नहीं प्रखर और कियान थे। प्रखर की ब्राउन आंखें सुनहरी होने लगी थी। डेसे अभी सबको जलाकर राख कर देगा। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी को देखने की। उसका मन कर रहा था इन सब की आंखें निकाल दे। कियान का भी यही हाल था। वो भी अपनी काली गहरी आंखों से पार्टी में सभी लड़कों को घूर रहा था। डेसे सबको मार डालना चाहता हो। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी मम्मी को घूर कर देखने की। उसकी मम्मी सिर्फ उसकी है, सिर्फ कियान की और उसके डैड की। 5 ब्लाइंड गेम खेलना है। चैरिटी केस गुस्सा। ये कोई और नहीं प्रखर और कियान थे। प्रखर की ब्राउन आंखें सुनहरी होने लगी थी। डेसे अभी सबको जलाकर राख कर देगा। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी को देखने की। उसका मन कर रहा था इन सब की आंखें निकाल दे। कियान का भी यही हाल था। वो भी अपनी काली गहरी आंखों से पार्टी में सभी लड़कों को घूर रहा था। डेसे सबको मार डालना चाहता हो। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी मम्मी को घूर कर देखने की। उसकी मम्मी सिर्फ उसकी है, सिर्फ कियान की और उसके डैड की। अब आगे उन दोनों के ऐसे घूरने की वजह से सबको वहां का तापमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। एक पल के लिए सब इधर उधर देखने लगे, पर तब तक प्रखर और कियान की नजरें फिर से अपनी बीबी और मम्मी की तरफ घूम गई थी। फिर भी ये थोड़ा सा टाइम में उन्हें लगा जैसे कोई भयानक जानवर उन्हें घूर रहा है। सबने इसे गलतफहमी समझकर सिर हिला दिया। नियति नीचे आ रही थी। ये लड़की सच में मेरी सपनों की खूबसूरत परी की तरह लग रही है। काश ये लड़की एक नज़र मुझे देख ले। ये कौन है? आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने शेखावत फैमिली की पार्टी में कभी नहीं देखा है। हॉल में सब नियति की खूबसूरती की बातें कर रहे थे। कुछ पल के लिए तो हॉल में खड़ी लड़कियां भी नियति की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गई थी। वहीं कुछ लोग तो अभी ने नियति को अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी बनाने के बारे में सोच रहे थे। कुछ बिजनेस फैमिली के लोग नियति को चमकती हुई आंखों से देख रहे थे और अपने बेटे और पोते के साथ इस खूबसूरत लड़की की शादी करवाने की सपने देख रहे थे। वाह, ये लड़की है कौन? इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। अगर ये पार्टिसिपेट करे तो मिस यूनिवर्स बन सकती है। राज नियति को देखते हुए बेख्याली में बोला। राज भी बोला, हाँ यार, ये तो सच में किसी अप्सरा की तरह लग रही है। इसे पाने के लिए 2 देश में लड़ाई हो सकती है। अक्षय जो पहले ही लड़कीबाज था, वो भी ललचाए आंखों से नियति की तरफ देखते हुए बोला, अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगर ये मिल जाए तो मैं उसे जरूर शादी करके हर रात अपने पास रखने चाहूंगा। सुशील भी बोला, हाँ ये सही है। फिर रूही की तरफ देखकर बोला, रूही वैसे ये खूबसूरत लड़की कौन है? उसकी हाथ पकड़कर तो तुम्हारा जय भाई चल रहा है ना? क्या ये तुम्हारी कोई रिलेटिव है? आज तक तो तुमने हमें इस लड़की से कभी नहीं मिलाया। वहीं रूही जो हॉल में चारों ओर हो रही नियति की तारीफ से ऑलरेडी गुस्से में थी। आपने दोस्तों की मुंह से भी नियति की इतनी तारीफ सुनकर वो गुस्से और नफरत से फटने वाली थी। नियति की आते ही नियति ने उसकी लाइमलाइट को चुरा लिया था। ऊपर से राज जो उसे इतना पसंद करता था और हमेशा प्यार करने का दावा करता रहता था, वो भी नियति को देखकर डेसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। उसके हिसाब से चाहे वो राज को कितना भी नापसंद क्यों ना करे, या फिर राज को कितनी बार ठुकरा क्यों ना दे, फिर भी राज को उसके पीछे हमेशा आशिक कुत्ते की तरह पड़ना चाहिए था। तभी तो जाकर बाकी सब भी नोटिस करेंगे कि वो कितनी अच्छी और खूबसूरत है। कि उसके रिजेक्ट करने के बाद भी राज डे से एक इतनी बड़ी फैमिली का लड़का उसके पीछे पड़ा है, और ये इमेज उसके लिए फ्यूचर किसी सीडी की तरह काम करता। वहीं रूही की तरह नेहा को भी नियति को देख जलन और नफरत हो रही थी। उनकी बाकी 5 दोस्तों का भी यही हाल था। वो सब भी नियति को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर जलकर राख हो गए थे। तभी सबने देखा विश्वनाथ जी और पार्वती जी आगे चले गए और दोनों ने नियति के सामने अपना एक एक हाथ आगे कर दिया। नियति की दोनों तरफ इस वक्त जय और आदित्य थे और पीछे आकाश उसकी गाउन को संभाले हुए था। दादाजी और दादी माँ को देखकर जय और आदित्य ने नियति का दोनों हाथ दादाजी और दादी का को पकड़ा दिया, तो नियति की चेहरे पर कभी ना दिखने वाली एक स्माइल आ गई, जिस वजह से वो भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। नियति ने दोनों की हाथ को थामकर आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखा। उसकी चलने में भी एक एलिगेंस झलक रही थी और उसकी ऑरा बहुत डोमिनेटिंग और डिफाइन था, जो वहां खड़े हर इंसान के दिल में अपना छाप छोड़ रही थी। जो लड़के पहले ही उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हुए जा रहे थे, नियति की स्माइल देखकर वो तो उसकी प्यार में और भी पागल हो गए। नियति की स्माइल किसी खिले हुए ताज़ा गुलाब की तरह थी। वहीं विश्वनाथ जी और पार्वती जी के साथ उस लड़की की इतनी क्लोजनेस को देखकर अनुमान लगा रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है।
ये बात दादाजी और दादी माँ भी समझ पा रहे थे। इसलिए दादाजी अपनी आवाज को ऊंची करते हुए बोले, मैं आप सबको अपनी जिंदगी की सबसे खास इंसान से मिला रहा हूं। फिर वो नियति की तरफ देखकर बोले, ये है नियति शेखावत, मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी पोती, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। विश्वनाथ जी की बातें वहां सबने सुना, सब हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि रूही शेखावत के अलावा भी शेखावत फैमिली की कोई बेटी है। हॉल में इस बारे में बातें होने लगी, ये क्या ही रहा है, क्या शेखावत फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी नहीं है? रूही शेखावत, जिसे किसी फैमिली किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती है, तो ये लड़की कैसे शेखावत फैमिली की प्रिंसेस हो सकती है? पर मिस्टर विश्वनाथ शेखावत, जिनकी बातों का औधा इतना ज्यादा है, वो ऐसे सबके सामने झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। तो फिर हम सब ने पहले कभी इस लड़की को शेखावत फैमिली की किसी फंक्शन या पार्टी में क्यों नहीं देखा? वहीं विपुल जी, सीखा जी, अमृत और अर्जित भी हैरान थे। पर उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी भी थी कि शायद सबके सामने कहने पर नियति उनकी रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। एक मिडिल एज लेडी ने विश्वनाथ जी की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर शेखावत, क्या आपकी एक ही पोती नहीं है रूही शेखावत? तो नियति शेखावत कौन है? क्या ये आपकी कोई रिलेटिव है, ये आपने इन्हें गोद लिया है? वहीं आपने दादाजी की बात सुनकर रूही अपनी मुठ्ठियां कस रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके दादाजी सबके सामने ये ना बता दे कि नियति उनकी फैमिली की असली बेटी है। तभी विश्वनाथ जी बोले, रूही शेखावत सिर्फ मेरे बेटे विपुल शेखावत की बेटी है। ये मेरी रियल पोती नियति शेखावत है, मेरी कोई रिलेटिव की पोती या गोदली हुई नहीं है। ये विपुल शेखावत और सीखा शेखावत की बायोलॉजिकल बेटी है। विश्वनाथ जी की बात सुनकर सब हैरान और शक हो गए थे। क्या मतलब, ये लड़की विपुल शेखावत और सीखा शेखावत की बायोलॉजिकल बेटी है? हम सब ने फिर इस लड़की को कभी भी इनकी फैमिली की किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं देखा? हाँ, मैंने तो कभी मिस्टर विपुल शेखावत और मिसेस सीखा शेखावत के मुंह से नियति शेखावत का नाम भी नहीं सुना। वहीं नेहा और रूही के दोस्त भी हैरान थे, क्या ये लड़की सच में वही नियति है जिसके बारे में उन्हें रूही ने बताया था और नेहा ने कहा था कि वो बहुत अगली थी बचपन में? और नेहा और रूही ने तो कहा था कि नियति बस एक गोदली हुई लड़की है। फिर रूही के दादाजी ये क्यों कह रहे हैं कि ये लड़की विपुल अंकल और सीखा आंटी की बायोलॉजिकल बेटी है? रूही, ये हो क्या रहा है? तुम्हारे दादाजी क्या कह रहे हैं? क्या ये लड़की नियति बस तुम्हारी फैमिली की एक गोदली हुई चैरिटी केस लड़की नहीं है? तुम चुप क्यों हो? तुम कैसे अपना हक इस लड़की को दे सकती हो जो तुम्हें बुली करती है? टीना जोर से बोल पड़ी, जिस वजह से हॉल में सबको उसकी बात सुनाई दे गई। हॉल में चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी, जो पार्वती जी की गुस्से की आवाज से टूटी। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को गोदली हुई चैरिटी केस कहने की? उनकी तेज आवाज से सब होश में आए। वहीं टीना भी थोड़ा डर गई थी। मिताली ने टीना को पीछे खींच लिया और थोड़ा शांत हुए बोली, आप कैसे इस लड़की नियति को अपनी पोती रूही की जगह दे सकते हो? ये तो बस इस घर की गोदली हुई लड़की है ना, तो आप इस लड़की को इतनी ज्यादा फेवर क्यों कर रहे हो? उसने नियति को तरफ इशारा किया, पर नियति के भयानक आंखें देखकर जैसे मानो उसकी दिल बाहर आने को थी। नियति की नजर ऐसी थी जैसे वो अपनी नजर से ही मिताली को मार डालती। वहीं प्रखर और कियान जो ये सब देख रहे थे, उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा था। कियान प्रखर के गोद में था और उसके कान में बोला, डैड, क्या ये लोग मम्मी को बुली कर रहे हैं? क्या हमें इन लोगों को सजा देनी चाहिए? उसकी बात सुनकर प्रखर उसकी सिर को सहलाते हुए बोला, तुम्हें उन सबके साथ ब्लाइंड गेम खेलना है? कियान की होंठों पर खतरनाक स्माइल आ गई और वो अपनी बच्चों जैसी आवाज में बोला, येस डैड, मुझे इनके साथ जरूर खेलना है। इस वक्त कियान की होंठों पर जो खतरनाक स्माइल थी, वो उसकी बच्चों जैसी आवाज से मेल नहीं खा रही थी। इस वक्त उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इतना छोटा बच्चा इतना खतरनाक सोच सकता है। प्रखर की होंठों पर भी मास्क के अंदर एक तिरछी स्माइल आ गई। वहीं जय इस वक्त गुस्से में था और आगे आकर गुस्से से बोला, और तुम्हें ये बात किसने बताया कि मेरी लिटिल सिस्टर गोदली हुई बेटी है? ये कहते हुए वो रूही और नेहा को घूर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इन दोनों में से किसी ने ही ये अफवाह फैलाया होगा। तभी दादाजी गुस्से से बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बताओ, कौन मेरी प्यारी पोती के बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहा है? वो जो भी हो, उसे आज मैं विश्वाम्भर शेखावत ऐसी सजा दूंगा कि वो दोबारा कभी ऐसी अफवाह फैलाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दादाजी की बात सुनकर और उन्हें इतने गुस्से में देखकर नेहा और रूही डर गई। अगर इन सब ने ये बोल दिया कि नियति के बारे में उन लोगों ने अफवाह फैलाया है, तो उनके लिए दादाजी ने क्या सजा सोचा होगा?
वहीं विपुल जी और सीखा जी शर्मिंदा थे, क्योंकि सब उन्हें सवाल पूछ रहे थे कि उन लोगों ने कभी भी नियति को उनके साथ क्यों नहीं देखा। और इस बात का जवाब तो विपुल जी और सीखा जी भी नहीं दे पा रहे थे। वो क्या बताते कि एक बेटी की वजह से उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को इग्नोर कर दिया। ये जानकर लोग उन्हें सबसे बुरे माँ बाप का किताब जरूर दे देंगे, जो कि वो सच में थे। अमृत और अर्जित का भी वही हाल था। सब उनसे पूछ रहे थे कि अगर उनकी एक छोटी बहन है तो अभी तक उन लोगों ने अपनी छोटी बहन को कभी किसी से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया। क्या नियति उनकी सौतेली बहन है, इसलिए वो दोनों नियति को अपनी बहन नहीं मानते हैं? और इन सभी सवालों का जवाब वो क्या दे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। शर्म से दोनों का सिर नीचे झुका हुआ था। पर्दे से ही रूही और नेहा की दोस्तों ने नियति को गोद ली हुई चैरिटी केस कहा, तो दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था रूही और नेहा की दोस्तों पर। भले ही वो नियति को तब इतना प्यार नहीं करते थे, पर नियति कोई अनाथ या गोद ली हुई बेटी नहीं थी, वो उनकी खुद की बहन थी, तो ये लोग कैसे इतनी बड़ी बात कैजुअली कह सकते हैं। वहीं विपुल जी और सीखा जी को भी बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। नियति उनकी बेटी थी तो ये लोग कैसे उसे चैरिटी केस कह सकते थे। वहीं विश्वनाथ जी को इतने गुस्से में देखकर मिताली की मोम डैड और टीना की मोम डैड उनके पास आ गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी यहाँ उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी बेटी के अंदर दिमाग भी है या नहीं। चाहे ये लड़की शेखावत फैमिली की असली बेटी हो या गोद ली हुई बेटी हो, उनकी बेटी को क्या जरूरत है पार्टी में इतने लोगों के आगे तमाशा करने की। क्या वो विश्वनाथ शेखावत के गुस्से को झेल सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। विश्वनाथ जी चाहे तो उनकी बिजनेस को बर्बाद कर सकते थे। उन्हें अपनी बेटियों पर ही गुस्सा आ रहा था। रेवती जी ने मिताली की हाथों को गुस्से से पकड़ लिया और बोली, मिस्टर एंड मिसेस शेखावत तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना बेवकूफ लड़की। किसने तुम्हें बताया कि उनकी पोती गोद ली हुई है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस नियति शेखावत की इंसल्ट करने की? हालांकि उन्हें डाउट था कि ये सभी बातें रूही शेखावत से जुड़ी हुई है, क्योंकि रूही और उनकी बेटी दोस्त थी, पर वो रूही के खिलाफ बोल नहीं सकती थी, पर अपनी बेटी की मुंह से तो बुलवा सकती थी। 6. डोंट रीड दिस रॉन्ग चैप्टर में कल अपडेट दूंगी। वहीं नेहा और रूही के दोस्त भी हैरान थे, क्या ये लड़की सच में वही नियति है जिसके बारे में उन्हें रूही ने बताया था और नेहा ने कहा था कि वो बहुत अगली थी बचपन में। और नेहा और रूही ने तो कहा था कि नियति बस एक गोदली हुई लड़की है। फिर रूही के दादाजी ये क्यों कह रहे हैं कि ये लड़की विपुल अंकल और सीखा आंटी की बायोलॉजिकल बेटी है? रूही ये हो क्या रहा है? तुम्हारे दादाजी क्या कह रहे हैं? क्या ये लड़की नियति बस तुम्हारी फैमिली की एक गोदली हुई चैरिटी केस लड़की नहीं है? तुम चुप क्यों हो? तुम कैसे अपना हक इस लड़की को दे सकती हो जो तुम्हें बुली करती है? टीना जोर से बोल पड़ी, जिस वजह से हॉल में सबको उसकी बात सुनाई दे गई। हॉल में चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी, जो पार्वती जी की गुस्से की आवाज से टूटी। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को गोद ली हुई चैरिटी केस कहने की? उनकी तेज आवाज से सब होश में आए, वहीं टीना भी थोड़ा डर गई थी। मिताली ने टीना को पीछे खींच लिया और थोड़ा शांत हुए बोली, आप कैसे इस लड़की नियति को अपनी पोती रूही की जगह दे सकते हो? ये तो बस इस घर की गोदली हुई लड़की है ना, तो आप इस लड़की को इतनी ज्यादा फेवर क्यों कर रहे हो? उसने नियति को तरफ इशारा किया, पर नियति के भयानक आंखें देखकर जैसे मानो उसकी दिल बाहर आने को थी। नियति की नजर ऐसी थी जैसे वो अपनी नजर से ही मिताली को मार डालती। वहीं प्रखर और कियान जो ये सब देख रहे थे, उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा था। कियान प्रखर के गोद में था और उसके कान में बोला, डैड क्या ये लोग मम्मी को बुली कर रहे हैं? क्या हमें इन लोगों को सजा देनी चाहिए? उसकी बात सुनकर प्रखर उसकी सिर को सहलाते हुए बोला, तुम्हें उन सबके साथ ब्लाइंड गेम खेलना है। कियान की होंठों पर खतरनाक स्माइल आ गई और वो अपनी बच्चों जैसी आवाज में बोला, येस डैड, मुझे इनके साथ जरूर खेलना है। इस वक्त कियान की होंठों पर जो खतरनाक स्माइल थी, वो उसकी बच्चों जैसी आवाज से मेल नहीं खा रही थी। इस वक्त उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इतना छोटा बच्चा इतना खतरनाक सोच सकता है। प्रखर की होंठों पर भी मास्क के अंदर एक तिरछी स्माइल आ गई। वहीं जय इस वक्त गुस्से में था और आगे आकर गुस्से से बोला, और तुम्हें ये बात किसने बताया कि मेरी लिटिल सिस्टर गोदली हुई बेटी है? ये कहते हुए वो रूही और नेहा को घूर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इन दोनों में से किसी ने ही ये अफवाह फैलाया होगा। तभी दादाजी गुस्से से बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बताओ कौन मेरी प्यारी पोती के बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहा है?
वो जो भी हो उसे आज मैं विश्वाम्भर शेखावत ऐसी सजा दूंगा कि वो दोबारा कभी ऐसी अफवाह फैलाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दादाजी की बात सुनकर और उन्हें इतने गुस्से में देखकर नेहा और रूही डर गई। अगर इन सब ने ये बोल दिया कि नियति के बारे में उन लोगों ने अफवाह फैलाया है, तो उनके लिए दादाजी ने क्या सजा सोचा होगा। वहीं विपुल जी और सीखा जी शर्मिंदा थे, क्योंकि सब उन्हें सवाल पूछ रहे थे कि उन लोगों ने कभी भी नियति को उनके साथ क्यों नहीं देखा। और इस बात का जवाब तो विपुल जी और सीखा जी भी नहीं दे पा रहे थे। वो क्या बताते कि एक बेटी की वजह से उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को इग्नोर कर दिया। ये जानकर लोग उन्हें सबसे बुरे माँ बाप का किताब जरूर दे देंगे, जो कि वो सच में थे। अमृत और अर्जित का भी वही हाल था। सब उनसे पूछ रहे थे कि अगर उनकी एक छोटी बहन है, तो अभी तक उन लोगों ने अपनी छोटी बहन को कभी किसी से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया। क्या नियति उनकी सौतेली बहन है, इसलिए वो दोनों नियति को अपनी बहन नहीं मानते हैं? और इन सभी सवालों का जवाब वो क्या दे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। शर्म से दोनों का सिर नीचे झुका हुआ था। पर्दे से ही रूही और नेहा की दोस्तों ने नियति को गोद ली हुई चैरिटी केस कहा, तो दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था रूही और नेहा की दोस्तों पर। भले ही वो नियति को तब इतना प्यार नहीं करते थे, पर नियति कोई अनाथ या गोद ली हुई बेटी नहीं थी, वो उनकी खुद की बहन थी। तो ये लोग कैसे इतनी बड़ी बात कैजुअली कह सकते हैं। वहीं विपुल जी और सीखा जी को भी बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। नियति उनकी बेटी थी, तो ये लोग कैसे उसे चैरिटी केस कह सकते थे। वहीं विश्वनाथ जी को इतने गुस्से में देखकर मिताली की मोम डैड और टीना की मोम डैड उनके पास आ गए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी यहाँ उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी बेटी के अंदर दिमाग भी है या नहीं। चाहे ये लड़की शेखावत फैमिली की असली बेटी हो या गोद ली हुई बेटी हो, उनकी बेटी को क्या जरूरत है पार्टी में इतने लोगों के आगे तमाशा करने की। क्या वो विश्वनाथ शेखावत के गुस्से को झेल सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। विश्वनाथ जी चाहे तो उनकी बिजनेस को बर्बाद कर सकते थे। उन्हें अपनी बेटियों पर ही गुस्सा आ रहा था। रेवती जी ने मिताली की हाथों को गुस्से से पकड़ लिया और बोली, मिस्टर एंड मिसेस शेखावत तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना बेवकूफ लड़की। किसने तुम्हें बताया कि उनकी पोती गोद ली हुई है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस नियति शेखावत की इंसल्ट करने की? हालांकि उन्हें डाउट था कि ये सभी बातें रूही शेखावत से जुड़ी हुई है, क्योंकि रूही और उनकी बेटी दोस्त थी, पर वो रूही के खिलाफ बोल नहीं सकती थी, पर अपनी बेटी की मुंह से तो बुलवा सकती थी। सालों पहले का सच वीडियो। रेवती जी ने मिताली की हाथों को गुस्से से पकड़ लिया और बोली, मिस्टर एंड मिसेस शेखावत तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना बेवकूफ लड़की। किसने तुम्हें बताया कि उनकी पोती गोद ली हुई है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस नियति शेखावत की इंसल्ट करने की? हालांकि उन्हें डाउट था कि ये सभी बातें रूही शेखावत से जुड़ी हुई है, क्योंकि रूही और उनकी बेटी दोस्त थी, पर वो रूही के खिलाफ बोल नहीं सकती थी, पर अपनी बेटी की मुंह से तो बुलवा सकती थी। अब आगे। अपनी डैड और मोम को इतने गुस्से में देखकर मिताली बहुत डर गई। वहीं टीना की मोम मिंती जी भी उसे गुस्से से डांट रही थी। मिताली की डैड सुरेश जी और टीना के डैड जसोवंत की भी विद्वानाथ जी और पार्वती जी को इतने गुस्से ने देखकर डर रहे थे। वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी की इस मूर्ख की देह से बात करने की वजह से उनकी फैमिली को किसी मुसीबत में घसीटना पड़े। मिस्टर शेखावत, मिसेस शेखावत, जरूर इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम उनसे बात करते हैं। तभी टीना डरते हुए हकलाते हुए बोली, क्या ये सच नहीं है? क्या इस लड़की नियति को आपने अनाथ आश्रम से गोद नहीं लिया है? उसकी बात सुनकर विपुल जी और खुद को संभाल नहीं पाए और गुस्से से आगे आकर बोले, और तुम्हें ये सब किसने कहा कि वो इस घर की गोद ली हुई बेटी है? वो इस घर की छोटी बेटी है, मैं और सीखा उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गोद ली हुई अनाथ कहने की? और तुम्हें ये किसने कहा कि नियति ने रूही की जगह ली है? जितनी जगह इस घर में रूही की है, उतनी जगह नियति की भी है इस घर में, क्योंकि वो इस घर की छोटी बेटी है। विपुल जी की बात सुनकर मिताली और टीना हैरानी से रूही और नेहा को देखने लगे। उन दोनों को तो इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। भला विपुल अंकल खुद की बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? इसका मतलब क्या रूही और नेहा दोनों ने उन सबको झूठ बोला है? वहीं उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर रूही और नेहा की तो जान जा रही थी। उन दोनों को ही बहुत डर लग रहा था। अगर इन सब ने सच कह दिया तो घरवाले उन्हें कैसी पनिशमेंट देंगे, इस बारे में तो वो सोच भी नहीं पा रहे थे। उन दोनों के बाकी दोस्त भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। वो दोनों मिताली को और टीना को सच बोलने से रोकते। उससे पहले मिताली हैरानी से बोली, नेहा क्या तुमने नहीं कहा था कि नियति बस एक गोद ली हुई बेटी है?
जो रूही से उसकी जगह छीनने की कोशिश कर रही है। हाँ रूही, तुमने भी तो हम सबको नहीं बताया कि नियति तुम्हारी असली बहन है। तुम दोनों ने हम सब से झूठ क्यों बोला? टीना भी गुस्से से बोली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नेहा और रूही उन सबको धोखा देकर इन सब में फंसा लिया है। तभी रूही की गाल पर एक थापड़ पड़ा, नेहा को भी थापड़ पड़ा। दोनों की फेस एक तरफ झुक गया, दोनों ने आंसू भरी आंखों से सामने देखा। तो विपुल जी ने रूही को थापड़ मारा था, वहीं अमृत ने नेहा को थापड़ मारा था। रूही हैरान थी, उसके डैड ने आज तक उसे कभी डांटा तक नहीं था, पर आज उन्होंने इतने लोगों के सामने उस पर हाथ उठा दिया बस एक छोटी सी बात के लिए। वहीं नेहा भी हैरान थी, अमृत भाई उसे अपनी बहन मानते थे, वो कैसे उसे मार सकते थे। वहीं नियति जय की कंधे से टिककर बड़ी इंटरेस्ट के साथ ये सब देखने लगी। विपुल जी गुस्से से बोले, रूही, नेहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों अपनी बहन के बारे में अपने दोस्तों से ऐसा झूठ बोलोगी। वहीं पार्टी हॉल में सब बातें करने लगे। मैं तो इस लड़की रूही को एक अच्छी और संस्कारी लड़की समझ रही थी, पर ये तो एक डबल फेस वाली लड़की है। ये तो बाहर से कितनी मासूम और पोलाइट लगती है, पर देखो कितनी चालाक है और कैसे अपनी ही छोटी बहन के बारे में ऐसी बातें कर रही है। हाँ, ऐसे लड़कियां बहुत खतरनाक होती है। ये दोनों लड़की सच में कुछ और ही है और कुछ और ही प्रेजेंट करती है। हॉल में हो रही बातें को सुनकर रूही और नेहा को गुस्सा आ रहा था। उनकी अच्छी खासी एंजल जैसी छवि जो उन दोनों ने दूसरों के सामने बनाया था इस वक्त बर्बाद हो रही थी, और इसका दोष भी मन ही मन वो नियति को ही दे रहे थे। विपुल जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहे थे। उन्हें इतने गुस्से में देखकर रूही रोते हुए बोली, नहीं डैड, मैंने कभी की नहीं कहा कि नियति मेरी गोद ली हुई बहन है। मिताली, टीना, तुम दोनों झूठ क्यों बोल रही हो? क्या मैंने तुम दोनों से कभी भी कहा है कि नियति मेरी एडोप्टेड सिस्टर है? रूही रोते हुए मासूम बनते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सब सोचने लगे, सच में रूही ने कभी नियति को एडोप्टेड नहीं कहा था, सिर्फ नेहा ने ही नियति को गोद ली हुई कहा था, और रूही हर बार बोलती थी कि नियति उसकी बहन है, गोद ली हुई नहीं है। वहीं नेहा हैरान हो गई, अब क्या सभी इल्जाम उस पर आ जाएंगे? रूही ने नेहा को इशारा किया तो नेहा समझ गई उसे ये इल्जाम अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। अगर वो अकेली फंसी तो वो बच सकती थी, नहीं तो बाद में रूही उसके लिए रिक्वेस्ट करके उसे इन सब से बाहर निकाल सकती थी। पर अगर वो दोनों ही फंस गए तो वो कैसे सजा से बचेंगे? तभी स्वाति आगे आकर बोली, हाँ रूही सच बोल रही है। रूही ने कभी नहीं कहा है कि नियति एडोप्टेड बेटी है, बस नेहा ने ही हमें कहा था कि नियति इस घर की गोदली हुई एडोप्टेड बेटी है। पर क्या ये सच नहीं है कि नियति रूही को हमेशा टॉर्चर करती थी, और बचपन में उसने रूही को मारने की कोशिश किया था, इसलिए उसे इस घर से निकाल दिया गया था। स्वाति की बात सुनकर सब गुस्से से नेहा को देखने लगे। वहीं बाकी हॉल में मौजूद सब हैरानी से नियति को देखने लगे। क्या ये इतनी खूबसूरत लड़की इतनी डेंजरस है? इसने अपनी ही बड़ी बहन की जान लेने की कोशिश की, और क्या इसलिए इस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया गया था, और इसलिए इसे किसी ने कोई फंक्शन में नहीं देखा था? हॉल में इस तरह की बातें धीरे धीरे होने लगी। सिचुएशन को अपने तरफ होते देखकर रूही और नेहा खुश हो गई। अगर सबके सामने नियति की इमेज खराब हो गई तो कितना अच्छा होगा। फिर चाहे नियति कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो, नियति कभी सबके सामने गर्व से नहीं चल पाएगी। नेहा भी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए रोते बोली, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, आंटी, भाई, मैंने आप सबको निराश किया है, पर नियति ने जो रूही के साथ किया था मैं वो सब भूल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने बस नियति को गुस्से में गोद ली हुई बेटी बोल दिया था। आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हो, मैं अपनी गलती जानती हूँ। इतना कहकर नेहा घुटनों के बल बैठ गई और मन ही मन बोली, ये इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि ये मुझे सजा दे। वहीं सबको लग रहा था नेहा ने गुस्से में ये सब कह दिया है। नियति ने जो किया था उसके लिए नेहा उससे माफ नहीं कर पा रही थी। तभी हॉल प्रोजेक्टर स्क्रीन जिस पर अब तक विपुल जी और सीखा जी का फोटो शो हो रहा था, उस पर एक वीडियो प्ले होने लगा। सब अचानक साउंड आने से प्रोजेक्टर की तरफ देखने लगे, जहां एक 5 साल की बच्ची जो कि नियति थी वो आपने सामने खड़ी 8 साल की रूही से बोल रही थी, रूही दी, क्या आपको मेरी दी हुई ड्रेस पसंद नहीं आया? मैंने दादी माँ से पैसा लेकर आपके लिए वो पिंक ड्रेस लाया, आप आज अपनी बर्थडे में पहनती तो सिंड्रेला जैसी खूबसूरत लगती। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये डॉल मुझे दादी माँ ने दिया था, मैं आपको ये आपकी बर्थडे गिफ्ट दे दूंगी। इतना कहकर छोटी बच्ची नियति ने रूही की तरफ उस डॉल को बढ़ा दिया।
8 साल की रूही ने नियति की हाथ से डॉल ले लिया तो नियति खुशी से क्लैप करते हुए बोली, ये मतलब आपको मेरा दिया ये गिफ्ट पसंद आया रूही दी। मतलब आपको डॉल पसंद है तो मैं आपके लिए आपकी हर बर्थडे पर डॉल ला कर दूंगी। सब उस वीडियो को हैरानी से देख रहे थे, खास करके घर वाले। क्या ये वीडियो रूही की बर्थडे की रात की नहीं थी, जिस दिन रूही सीढ़ियों से गिरी थी और उन सब ने नियति को घर से इस वजह से निकाल दिया था। वहीं इस वीडियो को देखकर रूही की तो हाथ पैर कांप रहे थे। वो जाकर इस वीडियो को बंद कर देना चाहती थी। तभी वीडियो में रूही की आवाज सुनाई दिया, नियति तुम बस कचरा ला सकती हो क्या? इसे गिफ्ट कहते हैं? तुम्हें क्या लगता मेरे पास ऐसी डॉल की कमी है? मेरे लिए हफ्ते में एक बार डैड और भाई खिलौने टेडी डॉल सब कुछ लाते हैं। ये घटिया डॉल तुम अपने पास ही रखो, तुम्हारे पास शायद एक दो डॉल ही होंगे, है ना? तभी नियति मधुमियत से बोली, पर रूही दी मेरे लिए तो सिर्फ दादी डॉल लाती है ना, दो तो आपने पहले ले लिया था, अब मेरे पास दो है, मैंने आपको एक दे दिया। मेरे पास खेलने के लिए एक और डॉल है, आप इसे रख लीजिए, आज आपको बर्थडे है ना। जब दादी माँ दादाजी के ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से आएगी वो मेरे लिए और डॉल और खिलौने ला देगी। उसकी बात सुनकर रूही चिढ़ गई और उस डॉल को खींचकर तोड़ दिया और फेंक दिया और बोली, लो ले लिया मैंने गिफ्ट, अब तोड़ भी दिया, अब जाओ यहाँ से अपनी इस 2 कौड़ी की गिफ्ट लेकर। इतना कहकर वो मुड़ गई। वहीं नियति रोने लगी थी और बोल रही थी, दादी माँ ने ये नियति को दिया था, मैंने तो आपको गिफ्ट दिया, आपने इसे क्यों तोड़ दिया? वो उस डॉल को लेने के लिए रूही के पीछे भागी। रूही ने उस डॉल को सीढ़ियों की छोर पर फेंक दिया था। नियति डे से ही रूही ने पास पहुंची। रूही की पैर उस डॉल के सिर पर पड़ी जिसे उसने तोड़कर फेंक दिया था और उसकी पैर मुड़ गया जिस वजह से वो ऊपर सीढ़ियों से गिर गई। नियति ने अपने छोटे हाथ से रूही की पीछे ड्रेस को पकड़ने की कोशिश की पर तब तक रूही गिर चुकी थी और उसकी चिल्लाने की आवाज से घरवाले सब हॉल में आ चुके थे और रूही को खून से लथपथ देखकर वो सब डर गए और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उसके दूसरे दिन का एक वीडियो था जिसमें रूही हॉस्पिटल से आ गई थी और उसकी सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो बोल रही थी कि नियति उसके पीछे आ रही थी और शायद उसने गुस्से में उसे सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया होगा क्योंकि उसने कल उसकी दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसकी बात सुनकर सब नियति को घूर कर देख रहे थे जिसे गुस्से में शिखा जी ने थापड़ मारा था, बिना ये जाने कि नियति की गलती है या नहीं। बाकी सब भी गुस्से में थे और बोल रहे थे, तुम रूही की जगह छीनने की कोशिश कर रही हो और अब उसे मारने की भी कोशिश कर रही हो। विपुल जी ने नियति को गुस्से से देखा और बोले, इसे आज ही हॉस्टल भेज दो, ये यहाँ रहेगी तो क्या पता ये फिर से रूही की जान लेने की कोशिश करेगी। तभी नीरज जी बोले, पर भाई मोम घर पर नहीं, आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो, नियति बच्ची है, गलती हो गई होगी उससे। तभी सरिता जी ने उन्हें रोक लिया और बोली, आप कुछ मत बोलिए, उसने इतनी बड़ी गलती की है, अगर भाई उसे हॉस्टल में भेजना चाहते हैं तो ये ठीक है, वहां रहकर पढ़ाई खत्म होने तक वो बदल जाएगी। वहीं नियति बस यही कह रही थी, डैड मोम भाई मैंने रूही दीदी को धक्का नहीं दिया, पर उसकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं था। वीडियो खत्म होने के बाद सब अजीब नजरों से रूही और विपुल जी, शिखा जी और अमृत अर्जित को देखने लगे। ये कैसे माँ बाप है जिन्हें अपनी बच्ची पर भरोसा नहीं है। सच कहते हैं सौतेले हमेशा सौतेले ही होते हैं। खुद की बहन की तरफ खड़े रहने के लिए इन दोनों ने अपनी सौतेली बहन को साइड कर दिया। हाय ये बच्ची कितनी ज्यादा खूबसूरत है और क्यूट भी, कोई उस पर नाराज कैसे हो सकता है। काश ये मेरी बेटी होती तो मैं तो इसे अपनी सिर पर बिठा कर रखती। और ये सीखा आपने सौतेली बेटी के लिए कैसे ये अपनी खुद की बेटी को मार सकती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसी माँ है ये। मैं इस लड़की को बहू बनाकर ले जाऊंगी और उसे खुश रखने की कोशिश करूंगी, अगर वो मान जाए तो। एक अमीर लेडी आपने बेटे को देखकर बोली। उसके पास खड़ा उसका बेटा स्माइल करने लगा। वहीं प्रखर गुस्से से रूही और उसके मोम डैड भाई को घूर रहा था। चलो उसकी बनी इन सबको अब अच्छा सबक सिखा सकती है। वहीं विपुल जी, शिखा जी, अमृत अर्जित सब हैरानी और गुस्से से रूही को देख रहे थे जो किसी खंबे की तरह खड़ी थी, जैसे उसे शक लगा हो। वहीं नियति को उसे अच्छे से एंजॉय कर रही थी। 7 थापड़ होने वाली अर्धांगिनी, मैं इस लड़की को बहू बनाकर ले जाऊंगी और उसे खुश रखने की कोशिश करूंगी, अगर वो मान जाए तो। एक अमीर लेडी आपने बेटे को देखकर बोली। उसके पास खड़ा उसका बेटा स्माइल करने लगा। वहीं प्रखर गुस्से से रूही और उसके मोम डैड भाई को घूर रहा था। चलो उसकी बनी इन सबको अब अच्छा सबक सिखा सकती है। वहीं विपुल जी, शिखा जी, अमृत अर्जित सब हैरानी और गुस्से से रूही को देख रहे थे जो किसी खंबे की तरह खड़ी थी, जैसे उसे शक लगा हो।
वहीं नियति को उसे अच्छे से एंजॉय कर रही थी। अब आगे रूही के सारे दोस्त भी शक और हैरान थे, ये बचपन वाली रूही इतनी ज्यादा गुस्सैल क्यों लग रही है? अभी तो रूही कितनी स्वीट और सिंपल है। वो सब भी हैरानी से रूही को ही देख रहे थे। ये लड़की तो बहुत चालबाज और झूठी है, अगर ऐसी लड़की किसी के घर की बहू बनी पर नहीं, ये उनकी घर को कैसे करके तोड़ देगी। हाँ नहीं तो और क्या, ये लड़की बस दिखने में अच्छी है पर नागिन जैसी जहरीली है ये बिल्कुल। इस पर भरोसा करना मतलब खुद की पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मरना। मुझे तो लगा था शेखावत फैमिली की बेटी स्वीट और सिंपल होगी, पर देखो तो ये कितनी साजिश करती है दूसरों के खिलाफ। ऐसे भी इसकी पैदा होते ही मां मर गई। ये लड़की मनहूस है, ये रिश्तों को भी ऐसे बर्बाद कर देगी मनहूस लड़की। ऐसे ही गेस्ट्स की बातें रूही की कानों में पड़ रही थी। रूही को सबकी घिन भरी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से ऐसी बहते जा रहे थे। तभी उसकी गाल पर एक थापड़ पड़ा, उसके गाल कान दे से सब सुन पड़ गया था। उसने धीरे से सिर उठाकर सामने देखा, उसे किसी और ने नहीं उसके अमृत भाई ने मारा था। उसका अमृत भाई जिसने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। वो हैरान थी। अमृत गुस्से से उसकी कंधे को पकड़कर उसे झांझोड़ते हुए बोला, तुमने झूठ क्यों बोला रूही? नियति ने तुम्हें धक्का नहीं दिया था है ना? तभी जय हंसते हुए बोला, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? क्या तुम बेवकूफ हो? जो तुम्हें दिखाती नहीं दे रहा है वीडियो में कि तुम्हारी रूही कितनी मासूम और काइंड हार्टेड है। दो चेहरे वाली मनहूस लड़की। अमृत ने गुस्से से रूही की कंधे को छोड़ दिया और बोला, मुझे कभी नहीं लगा था मेरी बहन इतना बड़ा झूठ बोलेगी। भाई मेरी बात सुनिए। इतना कहकर रूही ने अमृत के हाथ को पकड़ लिया, पर अमृत ने गुस्से से उसकी हाथ को झटक दिया। तभी विपुल जी आगे आए और रूही को दो थापड़ जड़ दिया। मतलब तुमने बाकी सब भी झूठ बोला होगा है ना? रूही उनकी थापड़ की वजह से संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गई और आपने गाल पर हाथ रख के रोते हुए आपने डैड को देखने लगी। विपुल जी गुस्से से बोले, जरूर मेरी और सीखा की परवरिश में कमी रह गई, जिस वजह से तुम ऐसी बन गई। अगर तुम झूठ नहीं बोलती तो नियति को हम घर से बाहर हॉस्टल नहीं भेजते। विपुल जी को सबसे बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि रूही नियति से बहुत रुडली बात कर रही थी, जबकि नियति कितनी अच्छे से रूही से बात कर रही थी। साफ दिख रहा था वो रूही को बड़ी बहन मानती है और प्यार भी करती थी। ये रूही ही है जो उसकी इतनी मासूम दिल से दिए गिफ्ट को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी तो रूही की तरह यही किया था। वो कैसे नहीं देख पाए कि नियति कितनी छोटी है? भला वो कैसे रूही से जल सकती है? वो कैसे एक बाप होकर ये नहीं देख पाए कि उनकी छोटी सी बेटी कभी किसी से रूडली बात नहीं करती है? उन्हें आज खुद पर ही शर्म आ रही थी। उन लोगों ने भी कभी नियति की अच्छे दिल से दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अब वो नियति से किस हक से माफी मांग सकते हैं? रूही के दोस्त दो कदम पीछे हो गए, पर राज रूही को इस हालत में नहीं देख सकता था। वो जल्दी से आगे आया और रूही को उठने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो रूही ने उसकी हाथ को झटक दिया और घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, सॉरी डैड, सॉरी मोम, सॉरी भाई एंड नियति, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं कहा था। नियति सच में मेरे पीछे ही आ रही थी, इसलिए मुझे लगा उसने मुझे गुस्से में धक्का दे दिया है, क्योंकि मैंने उसकी दिए गुड़िया को तोड़ दिया था। मुझे पता है मैं गलत हूँ डैड, मोम। फिर रोते हुए नियति की तरफ देखकर बोली, नियति प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी कि तुमने मुझे धक्का दिया है। क्योंकि डैड, मोम, भाई सब तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उस दिन इतना रूडली बिहेव किया। नियति ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई कचरा हो। वहीं आदित्य, आकाश और दादाजी दादी माँ तो और भी गुस्से से रूही को देख रहे थे। नियति हंसते हुए बोली, रूही तुम भी ना कमाल की एक्टिंग करती हो। अगर तुम एक मनहूस और घटिया लड़की नहीं होती तो मैं जरूर तुम्हें अपनी कंपनी के अंडर साइन करके एक नेगेटिव कैरेक्टर का रोल जरूर प्ले करने देती, पर तुम अपनी ये थर्ड ग्रेड की एक्टिंग मेरे सामने ना ही करो तो ही बेहतर है। तुम अपनी ये एक्टिंग अपनी इन बेवकूफ फैमिली वालों को दिखाना। वैसे भी ये लोग तो है कि बेवकूफ अपनी लाडली प्रिंसेस की हर बात इन्हें सच्ची लगेगी। जय भी बोला, अब माफी क्यों मांग रही हो सबको दिखाने के लिए? तुम बस दूसरों के सामने भोली भाली बनती हो, पर तुम्हारे पास सच में एक काला दिल है। सीखा जी भी अपनी आंखों में थोड़ा गुस्सा और रिग्रेट लिए रूही को देख रही थी। उन्होंने कहा, पर गलती कर दिया रूही के लिए तो उन्होंने अपनी खुद की बेटी को भी इग्नोर कर दिया था। फिर रूही ऐसे कैसे बन गई? कैसे वो इतनी क्लियरली नियति के बारे में झूठ बोल सकती थी? पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। उन्हें अब खुद से नफरत हो रही थी।
क्या उन्होंने अपनी खुद की बेटी की जगह रूही को प्यार और प्रायोरिटी देकर सही किया? पूरे पार्टी में सब रूही के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें नियति की बातें रिजनेबल लग रही थी। रूही की वजह से नियति को इतने कम एज में बाहर सफर करना पड़ा। कोई और होता तो वो भी इतनी आसानी से रूही को माफ नहीं करता। चाहे रूही को गलतफहमी ही क्यों ना हुई हो, पर एटलीस्ट उसकी फैमिली वालों को तो उसका साथ देना चाहिए था। क्या फायदा है ऐसे माँ बाप होने का अगर वो अपनी बेटी पर भरोसा ही ना कर सके। मिस्टर शेखावत भले ही आपने तीनों बच्चों की डैड बन गए, पर वो अपनी छोटी बेटी की डैड नहीं बन पाए। वो एक पिता की कर्तव्य निभाने में फेल हो गए। बेचारी नियति, उसने बचपन से इस मनहूस घटिया लड़की रूही और आपने पार्शियलिटी करने वाली इन पेरेंट्स की वजह से कितना कुछ सहा होगा। सबको नियति के लिए बुरा लग रहा था। सब विपुल जी सीखा जी को ब्लेम कर रहे थे। उन्हें अपनी बेटी को लेकर और भी ज्यादा केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। वहीं लोगों की बातें सुनकर विपुल जी और सीखा जी का सिर नीचे झुक गया था। वहीं रूही को ऐसा लग रहा था जैसे सबने उसे छोड़ दिया है और वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई है। उसने नियति की तरफ देखा जो डेविल की तरह मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि हो ना हो ये सब नियति ने ही किया है। उसे नियति पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और नफरत भी हो रही थी। अर्जित को रूही पर गुस्सा तो आ रहा था, पर उसे अब भी रूही पर भरोसा था कि अगर रूही के रही है कि उसे गलतफहमी हो गई है कि नियति ने उसे धक्का दिया था तो ऐसा ही हुआ होगा। वैसे भी वीडियो में नियति सच में रूही के पीछे पीछे आ रही थी। अब भी उसे यही लगता था कि रूही अब भी इनोसेंट है। चाहे कुछ भी हो, रूही उनकी प्रिंसेस थी जिसे उन सबने बचपन से किसी प्रिंसेस की तरह पाला था। उसकी हर एक छोटी बड़ी जिद को पूरा किया था। रूही को ऑलरेडी उसके डैड और भाई ने सबके सामने कई थापड़ मार लिया था। रूही की इमेज भी लोगों के सामने बर्बाद हो गई थी। वो आगे गया और रूही को नीचे से उठाते हुए बोला, प्रिंसेस उठो, मुझे पता है तुम सच कह रही होगी। डोंट वरी मोम, डैड भाई सब गुस्से में है क्योंकि बिना सच जाने तुमने नियति पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, जिस वजह से नियति को बाहर इतना सफर करना पड़ा। रूही को अच्छा लगा कि कम से कम उसका अर्जित भाई तो अब भी उसकी साइड है और उस पर भरोसा करता है। उसे कुछ भी करके फिर से सबका भरोसा जीतना होगा। वहीं नेहा डरी हुई थी। उसने तो अपनी गलती को छुपाने के लिए रूही को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। उसने सोचा था अगर वो रूही के साथ नियति ने जो किया था, अगर उसे सबके सामने बोलेगी तो सब नियति को ही दोषी ठहराएंगे और घर वाले भी उसकी गलती को जल्दी से भूल जाएंगे। पर अब जब ये वीडियो सबके सामने है और रूही को भी सब ब्लेम कर रहे हैं, तो आज रात पार्टी के बाद उसे रूही के साथ साथ जरूर सजा मिलेगी। नियति अर्जित को देखते हुए मजाकिया मुस्कान लिए बोली, लो एक और कुत्ता दुम हिलाते हुए आ गया अपनी बहन के लिए बोलने। इतना कहकर नियति वहां से जाकर एक चेयर पर बैठ गई। उसके पास सारे सबूत पहले से ही था, पर वो सिर्फ रूही को घरवालों के सामने ही नहीं बल्कि सबके सामने नीचा दिखाना चाहती थी। इसलिए तो वो इस बोरिंग बेकार एनिवर्सरी पार्टी में आए। जय, आदित्य, आकाश भी जाकर नियति के पास घेरा बनाकर बैठ गए। अमृत ने जल्दी से इस बात को संभालने के लिए केक कटिंग का अनाउंस किया। वो बाद में पार्टी के बाद रूही को कुछ बोल सकते थे। इतने गेस्ट के सामने वो अब और झगड़ा करके शेखावत फैमिली का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। विपुल जी और सीखा जी का मूड बहुत ज्यादा खराब था। मेहमान भी ड्रामा देखकर एंटरटेन हो गए थे। विपुल जी और सीखा जी ने बिना मन के केक कट किया। वहीं नियति के बैठते ही कियान अपने डैड के गोद से उछलकर भाग गया और सीधा जाकर नियति की पैरों से लिपट गया। कियान को यहां देखकर नियति शक थी क्योंकि उसने अभी तक भीड़ के बीच ध्यान नहीं दिया था किसी पर। नियति ने जल्दी से कियान को उठाकर गोद में बिठा लिया। उसे कियान से एक अटैचमेंट फील होता था हमेशा, और वो सपना अब उसे क्लियर दिखने लगा था, जहां वो बच्चा जो आग के बीच बैठकर रो रहा है और अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई और नहीं कियान था। उसे इस सपने में ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे कियान भी उसके साथ उस आग में जल रहा था। वो तो आगे सोचना भी नहीं चाहती थी। उसे अजीब सा डर लगता था, वो भी जिंदगी में पहली बार किसी को खोने का डर। प्रीति मम्मी, कियान आपसे मिलने आया है, क्या आप खुश हो? कियान ने नियति की गाल पर प्यार से हाथ रख के बोला। प्रखर भी उनके पास आ गया था। नियति से तो आज उसकी आंखें ही नहीं हट रही थी। वहीं कियान को अपनी छोटी सी बहन को मम्मी बुलाते देख जय, आदित्य, आकाश तीनों हैरान हो गए थे। जय हैरानी से बोला, कौन मम्मी? किसकी मम्मी? मेरी 17 साल की छोटी बहन इतने बड़े बच्चे की मम्मी कब बन गई? जय की बात सुनकर कियान ने जय को घूर कर देखा और बोला, जब से मैंने मम्मी को पहली बार देखा है तब से वो मेरी कियान की मम्मी है।
आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है अंकल? कियान की बातों से तो जय हैरान था, ये छोटा बच्चा कितना बोलता है। नियति ने प्रखर को देखा और बोली, मिस्टर प्रखर रायजादा, मुझे नहीं पता था कि आप डे से इतने बड़े बिग शॉट इतनी छोटी बेकार पार्टी में आएंगे। अब अपनी अर्धांगिनी, अपनी बीबी और बच्चे की मम्मी के लिए तो मुझे आना ही था। प्रखर हंसते हुए बेशर्मी से बोला। डे से सच में नियति से उसकी शादी हो गई है? नियति ने घूरकर प्रखर को देखा। डे से अभी उसे खा जाएगी। प्रखर उसके पास बैठते हुए बोला, होने वाली अर्धांगिनी, ऐसे मत देखो। मुझे खाने के लिए तुम्हारे पास जिंदगी भर का टाइम पड़ा है। अभी इस भरी पार्टी में वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें शायद प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर नियति हैरान थी। वहीं जय, आदित्य, आकाश तो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून को देखकर हैरान थे। प्रखर रायजादा तो दुनिया में एक ही है जो सबको अपने इशारों पे नचा सकता है, और वो यहाँ उनकी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। आदित्य प्रखर को घूरते हुए बोला, मिस्टर रायजादा, आप चाहे कितने ही बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, पर आप ऐसे खुलेआम मेरी बहन के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते हो। आप पता नहीं कितने साल के हो, 29 या 30, मेरी बहन 18 की होने वाली है। 8 अक्षय को पड़ी मार, एनएस इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओनर। वहीं नियति गार्डन की दूसरी तरफ चली गई थी बात करते हुए, जहां इस वक्त एक लड़की दरवाजे से कूदकर नियति के पास आई थी। नियति ने उस लड़की को कुछ दिया, जिसे उस लड़की ने जैकेट के पॉकेट में रख लिया। पार्टी इस वक्त फिर से नॉर्मल हो गई थी। सभी बिजनेसमैन अपने अपने बातों में लगे हुए थे। तभी गार्डन की दूसरी तरफ से किसी की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दिया। पार्टी में कोई म्यूजिक नहीं था, इसलिए ये आवाज क्लियर थी। अब आगे आवाज सुनकर सब दूसरी तरफ चले गए जिस तरफ से आवाज आई थी। सब जब पीछे गए तो देखा एक लड़का नीचे पड़ा लौट रहा था। डे से उसे कितना दर्द हो रहा था, उसके नाक से खून बह रहा था। उसके पास दो लड़की खड़ी थी। एक लड़की नियति थी, जो अपने हाथ बंधे बिना भाव के खड़ी थी, और दूसरी लड़की का पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था, और नीचे पड़े लड़के को गुस्से से घूर रही थी। डे से अभी टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। जब सब ने गौर से उस लड़के तो वो चौंक गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, सिंह परिवार का बेटा अक्षय सिंह था। डे से ही अक्षय के मोम डैड की नजर अक्षय पर पड़ी। वो दोनों जल्दी से अक्षय के पास भागे। अक्षय की मोम रूपाली जी जल्दी से अक्षय के पास नीचे झुक गई और चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ अक्षय, तुम्हारी ये हालत किसने किया? अक्षय के डैड रजत सिंह भी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तभी अमृत और अर्जित ने बाकी सभी मेहमानों को वहां से भेज दिया। वैसे भी पार्टी खत्म होने को आई थी, और पार्टी में आज बहुत ज्यादा हंगामा भी हो चुका था। वो सब आज एक और ड्रामा देखना चाहते थे, पर वो यहाँ जबरदस्ती तो नहीं रुक सकते थे, इसलिए सब वहां से चले गए। अब सिर्फ फैमिली वाले और रूही के दोस्त और अक्षय के फैमिली वाले थे। रूही ने नियति को देखा, जो बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर उसकी गुस्से से मुठ्ठियां कस गई। उसे पता था कि अक्षय कितना बड़ा लड़कीबाज है। अगर वो एक खूबसूरत लड़की को देखता था तो उसे पाने तक वो उसके पीछे पड़ा रहता था, और नियति को देखकर भी उसकी आंखों में वही चमक थी। और जब नियति यहाँ आई तब अक्षय को भी वो इसी तरफ अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लेकर आते हुए देखा था, जिस वजह से उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसे पता था जरूर अक्षय ने इस ड्रिंक में कुछ नशे की मेडिसिन मिलाया होगा। एक बार अगर नियति ने इस ड्रिंक को एक्सेप्ट करके पी लिया तो अक्षय जरूर उसके साथ लिमिट क्रॉस कर जाएगा, और तब वो नियति और अक्षय की हालत सबको दिखाकर नियति को सबके सामने नीचे दिखा सकती थी। पर यहाँ क्या हुआ, नियति बिल्कुल सही सलामत है, पर अक्षय यहाँ इस हालत में पड़ा है। तभी अक्षय गुस्से से बोला, मोम डैड, ये लड़की, इस लड़की ने मेरा ये हाल किया है। उसने इतना कहकर नियति की तरफ इशारा कर दिया। तभी नियति के पास खड़ी लड़की जिसने मास्क पहने रखा था, उसने अक्षय को एक किक किया, जिस वजह से अक्षय दर्द से चिल्ला पड़ा। ये देखकर अक्षत की मोम रूपाली जी गुस्से से आग बबूला हो गई। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे बेटे को मारने की? फिर शेखावत फैमिली की तरफ देखकर बोली, क्या आपके साथ यहाँ गेस्ट के साथ ऐसे ही बिहेवियर किया जाता है मिस्टर शेखावत? देखिए आपकी पोती और इस लड़की ने मेरे बेटे का क्या हाल बना रखा है। और सबके सामने भी इस लड़की ने अभी अभी मेरे बेटे को मारा। तभी वो लड़की, जो कोई और नहीं सुमन थी, वो गुस्से से बोली, हाँ तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा बेटा कोई दूध से धुला हुआ है। तुम अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते हो कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को हाथ लगाने की? सुमन की बात सुनकर सब गुस्से से अक्षय को देखने लगे। प्रखर की आंखें तो खून की तरह लाल हो गई थी, और उसकी ब्राउन आंखें गुस्से से सुनहरी होने लगी थी।
इस लड़के इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसकी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की। तभी अक्षय समझाते हुए बोला, मैंने तो बस मिस नियति को ड्रिंक ऑफर किया था, पर उन्होंने ही मेरी बात को गलत ले लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। तभी रूही बोली, नियति उसने बस तुम्हें ड्रिंक ऑफर किया, अगर नहीं लेना था तो मना कर देती। तुम्हें अक्षय को इतना मारने की क्या जरूरत थी? अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझ पर अपनी गुस्सा निकालो, मेरे दोस्तों पर क्यों निकाल रही हो? रूही की आंखों में आंसू थे, जैसे वो सच में अपनी दोस्तों की कितनी ही परवाह करती हो। नेहा भी बोली, हाँ नियति, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो अक्षत को कितनी चोट लगी है। रूही की बाकी दोस्त भी गुस्से से नियति को घूरने लगे। थोड़ी देर पहले को उनके मन में नियति के लिए थोड़ी अच्छी भावना आई थी, वो तुरंत चली गई। तभी सुमन गुस्से से बोली, चुप बे, तुम दोनों मनहूस कुतिया कहीं की। अब मेरी नीयू को क्या करना है, ये क्या वो तुम सबसे पूछकर करेगी? हाँ, क्या हुआ अगर वो इस कचरे को मार देती, उसका ये बाप क्या उखाड़ लेगा मेरी नियति की? हाँ। सुमन दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, ये लड़का जानबूझकर नियति के क्लो जाने की कोशिश कर रहा था। इसने जब ड्रिंक ऑफर किया तो नियति ने साफ मना किया, फिर भी ये लड़का ना जाकर नियति की हाथ को पकड़ लिया और उसकी हाथ में ड्रिंक देने की कोशिश करने लगा। नियति, जल्दी तुम्हें अपनी हाथ को क्लीन कर लेना चाहिए, पता नहीं इस कचरे की हाथ से जर्म्स तुम्हारे हाथ पर लग गए होंगे। फिर रूही को देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है, हाँ नीयू तुम जैसी है, जो किसी कचरे को अपने आसपास बर्दाश्त करेगी और तुम्हारे इस दोस्त इस डस्टबिन से फेंके जाने वाली कचरे को छूने देगी। इसकी इतनी औकात भी है क्या जो ये नियति के आसपास रह सके? सुमन की बात सुनकर रूही और नेहा की चेहरा काला पड़ गया। वहीं सुमन की बात सुनकर सब गुस्से से अक्षय को घूरने लगे। जय, आकाश और आदित्य गुस्से से अक्षय के पास गए। तुम घटिया लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? क्या तुम मरना चाहते हो? जय गुस्से से बोला। आकाश और आदित्य ने भी अक्षय को 2 थापड़ जड़ दिया। अक्षय की नाक और मुंह से पहले ही खून बह रहा था। थापड़ की वजह से उसे ऐसे लगा जैसे वो बेहोश होने वाला है। तभी रूपाली जी ने अक्षय को कवर कर लिया और बोली, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो तुम तीनों मेरे बेटे को, सिर्फ इस लड़की की बात पर भरोसा करके? भला मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? मेरा बेटा ऐसा नहीं है जो किसी के साथ जबरदस्ती करे। और आप देख क्या रहे हो, ये लोग हमारे बेटे को मार रहे हैं। जल्दी से गार्ड को बुलाए। रूपाली जी ने अभी तक अपने पति की चेहरे को नहीं देखा था, जो डर और घबराहट से पीला पड़ गया था। उनकी माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उन्होंने ठीक से पहले नियति और सुमन को नहीं देखा था, पर अब जब उन्होंने उन दोनों को पहचान लिया था, वो बस चाहते थे अपना बेटा बस बच जाए। वहीं घरवाले भी थोड़े परेशान थे, खास करके विपुल जी, शिखा जी, नीरज जी और सुप्रिया जी। अमृत और अर्जित, ये 6 लोग सोच रहे थे, अगर इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन किया तो जरूर नियति की बदनामी होगी, क्योंकि नियति ने अक्षय को बहुत मारा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पैर भी टूट गया है, जो वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो जैसे ही कुछ कहने वाले थे, अक्षय के डैड रजत जी आपने घुटनों पर बैठ गए और जल्दी से हाथ जोड़ लिया और बोली, मिस शेखावत प्लीज मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दीजिए। नाइट क्वीन, बस एक बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उनकी 3 ऐसी बातें सुनकर सब हैरान थे। मिसेस सिंह ने घूमकर हैरानी से अपने पति को देखा। ये उनके पति क्या कर रहे हैं? वो सामने खड़ी लड़की को क्यों माफी मांग रहे हैं, जिसने उनकी बेटे की ये हालत किया है? अक्षय जो दर्द में था वो भी हैरान था, उसके डैड इस लड़की से क्यों माफी मांग रहे हैं? क्या उन्हें इन दोनों लड़कियों को सबक नहीं सिखाना चाहिए? उनकी फैमिली भी शेखावत फैमिली के बराबर थी, ऊपर से उसके डैड ने कई पॉलिटिशियन के साथ भी अच्छा रिलेशन बना रखा था, इसलिए ज्यादातर प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलता था। पहले तो उसे कोई छूता था तो उसके डैड उन्हें आसानी से नहीं छोड़ते थे, तो अब इन 2 छोटी लड़कियों से सॉरी क्यों कह रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हो? आप इन्हें क्यों माफी मांग रहे हो जी? आपको तो इन दोनों को सजा देनी चाहिए, रूपाली जी आपने पति पर चिल्लाते हुए बोली। तभी रजत जी ने गुस्से से रूपाली जी गाल पर 2 थापड़ जड़ दिया। यहाँ वो माफी मांगकर सब कुछ सही करना चाहते हैं, पर उनकी बीवी और बेटा दोनों उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने पति के हाथ से मार खाकर रूपाली जी हैरान थी। तभी नियति की ठंडी आवाज सबकी कानों में पड़ी, आपको क्यों लगता है कि मैं आपके बेटे को जिंदा छोड़ दूंगी मिस्टर सिंह? क्या आपने पहले कभी सुना है कि मैंने किसी को जिंदा छोड़ है, जिसमें मुझे छूने की कोशिश भी किया हो? और आपके बेटे ने तो मुझे छूने की गलती की है, आपको क्या लगता है क्या सजा मिलेगी उसे? नियति की ठंडी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था
जैसे ये आवाज नहीं बर्फ की पहाड़ हो जिसके नीचे आज वो दबकर मर जाएंगे। रजत जी हाथ जोड़कर बोले, प्लीज मेरे बेटे को पता नहीं था कि आप कौन हो। अगर उसे पता होता कि आप एन.एस. इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओनर है तो वो कभी ऐसा नहीं करता। मैंने ही आपने बेटे को ठीक से बड़ा नहीं किया है, जिस वजह से वो ऐसा ही गया है। मैं उसे आपसे और मिस नाइट क्वीन से प्रॉपर्ली माफी मांगने के लिए बोलूंगा, और यहां से जाने के बाद मैं उसे एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि ये लड़का कभी भी आपके सामने ना आए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मैं इसका उस हाथ को तोड़ दूंगा जिस हाथ से उसने आपको छुआ था, और इसे यहां से एब्रॉड भेज दूंगा। नियति की आंखों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था उसके हाथों में। वहीं सब हैरान थे, सबका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। प्रखर भी थोड़ा हैरान था, पर ज्यादा नहीं। अगर उसकी बीबी की ऐसी ऑडेंटिटी नहीं होती तो कैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाती। प्रखर को इस वक्त अपनी बनी पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वहीं घरवाले सब हैरान थे, यहां तक कि दादाजी और दादी माँ को भी नियति की इस आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। एन.एस. इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में से एक है, जो इंडिया के साथ साथ पूरे एशिया पर आपने दबदबे बना कर रखा है। अफवाह है कि आज तक कोई भी जो एन.एस. इन्वेस्टमेंट कंपनी से उलझने की कोशिश किया है, वो सब कब कैसे कहाँ गायब हो जाते थे किसी को पता भी नहीं चलता था। एन.एस. इन्वेस्टमेंट कंपनी रातों रात किसी भी बड़ी कंपनी को गायब कर सकते थे, और इसके पीछे की जो इंसान है इस कंपनी की ओनर की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे खुद माफिया की क्वीन ऑफ डेथ की राइट हैंड नाइट क्वीन के साथ एक बार देखा गया था। और अफवाह यह है कि माफिया क्वीन भी मिस शेखावत के लिए काम करती है, पर आज तक किसी ने मिस शेखावत को ठीक से देखा नहीं है। बस कुछ लोगों ने उसकी असली चेहरा देखा है, वो भी कोइंसिडेंस से। अगर कोई उनसे फंड लेता है या इन्वेस्टमेंट के बाद मिलता है, तो क्या उनकी घर की खुद की बेटी नियति इतनी बसी कंपनी की पीछे की मास्टरमाइंड है, और उसके पास जो खड़ी है वो नाइट क्वीन है, क्वीन ऑफ डेथ की दाहिना हाथ। विपुल जी, सीखा जी, अमृत, अर्जित और बाकी सब हैरानी से नियति को देख रहे थे। तो कभी उसके पास खड़ी दुबली पतली लड़की सुमन को। वहीं शंभुनाथ जी, राजीव जी भी हैरान थे। करुणा जी, झरना जी का मुंह तो इतना बड़ा था कि उसमें 2 अंडे एक साथ घुस सकता था। वहीं बुआ जी और ब्रिजेश जी भी हैरान थे, पर नियति की कामयाबी को देखकर वो सब खुश भी थे। संग्राम जी भी हैरान थे। जय, आकाश, आदित्य भी हैरानी से नियति को देख रहे थे। जय ने तो सुमन को पहचान लिया था, पर वो नाइट क्वीन है जानकर उसकी प्यार की कचुम्बर बन रहा था। नियति उन्हें और कितनी सरप्राइज देने वाली थी, उसकी और कितनी बड़ी बड़ी आइडेंटिटी है पता नहीं। रूही और नेहा तो गुस्से और जलन से नियति को देख रहे थे। तभी सुमन मुंह बिगाड़ते हुए रजत जी को घूरते हुए गुस्से से बोली, ठीक है, अच्छा है, अभी के अभी आपने बेटे का हाथ तोड़ो, या फिर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।